Hi everyone, this is Vishal, and today onwards we are gonna start a series on GS Paper 4, Ethics, Integrity and Aptitude on your educational platform, only PCS. The information regarding which are given in the description box, regarding the Telegram channel, the contact number, and whatever the exam series program has been conducted. The entire series will be conducted in a bilingual language. हम द्विभाषा का प्रयोग करेंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. और क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको जो भी समस्याएं होती हैं इस लेक्चर को अटेंड करते हुए या आपके जो भी सजेशंस हैं आप कृपया फीडबैक में आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. बस थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगेगा आपको एक बेसिक इंसाइट देने के लिए रिगार्डिंग अवर द प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट ओवर हियर. जैसा कि आपको पता है कि आपके इस ओनली PCS चैनल पे ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज चल रही है. मंथली प्रोग्राम है राइटिंग UPPSC आंसर सीरीज़, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसकी इवेल्युएटेड कॉपीज़ आपको 48 आवर्स में अवेलेबल करा दी जाती हैं. साथ ही साथ में संडे को लाइव टेस्ट भी होता है फॉर 1 आवर ड्यूरेशन, और जिसके एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं. लेकिन हम यहाँ पे भी फोकस करेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पे. और चूंकि एक बिल्कुल नया ही मॉड्यूल है तो पहले मैं आपसे थोड़ी सी बेसिक सिलेबस की बात करना चाहूँगा जो कि UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ने आपको प्रोवाइड की है. और साथ ही साथ में जिस मॉड्यूल्स पर हम इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं अपने आने वाले अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स में, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अबाउट द लेक्चर, दैट मीन्स अबाउट मी. माय नेम इज विशाल मिश्रा एंड आई विल बी टेकिंग योर एथिक्स लेक्चर. और मैंने नॉलेज इंडिया और ओनली PCS जो कि भी PWIS में मर्ज हो चुका है, उनके साथ में रेवी जी के साथ में इस एथिक्स की बुक पे काम किया था. एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये मार्केट में अवेलेबल है. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट माई बुक, आई एम सिंपली हियर इन केस यू आर नॉट हैविंग एक्सेस टू एनी मटेरियल ऑन एथिक्स, यू कैन रिफर टू दिस पर्टिकुलर बुक. इट वाज अ गुड रिटर्न. इसमें माइंड मैप वगैरह मैंने सब इंक्लूड किए थे, केस स्टडी वगैरह भी डाली थी. अबाउट माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, एक मार्केट में भी मेरी कल ही परसों में बुक आई है, इंडियन पॉलिटी थ्रू द माइंड मैप्स. इज पब्लिश थ्रू एश इन कोलैबोरेशन विद नॉलेज इंडिया ऑब्वियसली. और यहाँ सत्यम जैन है, इनका भी इसमें योगदान रहा है. तो ये बुक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. अगर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक. इसके अलावा मेरे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं. अच्छा, मैं आपको कुछ लेक्चर्स भी लूँगा, मैं इसलिए आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पे भी मेरी एक कंटेंट आता है दैट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम द कॉस्मोस पब्लिकेशन इन एसोसिएशन विद महेश्वरन वल. तो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, आपको पता ही है, ये आपके GS पेपर 3 में बिलोंग करता है. इससे रिलेटेड भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैंने एक फोटो अटैच की थी अमेजन से लेके, जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये पेपर टेबलाइट फॉर्म में, और मार्केट में भी अवेलेबल है. मुखर्जी नगर, उल्लाजी नगर, हर जगह आपको मिल जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो. ठीक है. और इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस भी बहुत ही जल्द आपके इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर शुरू करने वाले हैं. बस यही इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ. इसके अलावा एक नेशनल स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ पर भी मेरा पेपर आता है इन ड्यू एसोसिएशन विद बुकशिप, दैट इज अ सब ब्रांच ऑफ कॉस्मोस पब्लिकेशन ऑब्वियसली. इसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये पुराना पेपर है इसलिए आपको पुराना दिख रहा है, वैसे अपडेटेड भी मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज, फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह आती हैं, ये सारी की सारी प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इस पेपर में कवर की गई हैं. और इसके अलावा मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ये पुराना लिखा हुआ है, 2025 एडिशन, अभी आपको फरवरी में अवेलेबल हो जाएगा. फरवरी में बुक रिलीज हो जाएगी जनरल स्टडीज कंपेंडियम के नाम से. जैसा आपको पता है पियर्सन है और बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, लेकिन हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 380 पेजेस में, जो अभी मैंने उनको ड्राफ्ट मॉडल दिया, अगर हो सकता है कुछ पेजेस कम ज़्यादा कर दें, मुझे नहीं पता है. फिलहाल बरनवाल जी के साथ में मेरा एसोसिएशन है. तो GS कंपेंडियम नाम से भी बुक आ रही है. ये UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स को ध्यान में रख के लिखी गई है और बेसिकली प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से बुक लिखी गई है. तो प्री के लिए ये जिस्ट ऑफ NCERT फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको भी रिफर कर सकते हैं अपनी फॉरकमिंग प्रिपरेशन के लिए. नाउ a lot has been said about me. Now moving forward towards your GS paper 4 syllabus. Okay, तो ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच सा मिलेगा, मतलब मिक्सअप सा मिलेगा. जैसे पहला जो टॉपिक है ह्यूमन इंटरफेस एंड एथिक्स, ये मैंने नहीं बनाया है, ये सिलेबस आपको आयोग की ओर से मिला है. ठीक है. तो बस मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूँ कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन हम इस वे में कवर नहीं करेंगे. मैंने मॉड्यूल आपके लिए सेपरेट प्रिपेयर कर दिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ में सेशन ले सकूँ. ह्यूमन इंटरफेस एंड एथिक्स, ओके, ये पहला टॉपिक है. अब इसमें देखिए, एथिक्स आपको पता है नैतिकता. ओके, एथिक्स एंड मोरालिटी दोनों का ही मतलब हिंदी में नैतिकता निकलता है. ह्यूमन इंटरफेस से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ एक बंद कमरे में बैठ के मैं बड़ी बड़ी नैतिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमरे में ही आइसोलेशन में रहता हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट. हो सकता है मैं एक दार्शनिक हूँ, ठीक है, माइट बी अ फिलोसोफर और अ मोरल थिंकर, जैसा यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन चूंकि मेरा डायरेक्टली जनता के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मेरी जितनी भी नैतिकता है वो व्यर्थ हो जाती है. ओके, मैंने कितना भी दर्शन शास्त्र पे काम किया हो, मैंने कितनी भी किताबें लिखी हो, ठीक है, जब तक अनलेस और अनटिल इट इज कमिंग विद द ह्यूमन इंटरफेस, यानी जिनके लिए कर रहा हूँ उनको तो पता चले. मैंने क्यों आपको भी अपनी पुस्तकों के बारे में बताया? ताकि भाई मैंने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए ही वो किताबें लिखी हैं. क्या फ़ायदा कि वो बुक लिख के मेरे कमरे में पड़ी रहे, मार्केट में पड़ी रहे, अनलेस और अनटिल देयर इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेस. इसीलिए पहला टॉपिक है ह्यूमन इंटरफेस एंड द एथिक्स. यानी जितने भी दर्शन शास्त्री हुए हैं, जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं या नैतिक मूल्यों के प्रवक्ता हुए हैं, मोरल थिंकर्स हुए हैं, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहाँ हमने सेग्रीगेशन कर दिया है. जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर मैं किसी बहुत बड़े मोरल थिंकर की बात कहूँगा तो सबसे पहला जो नाम आता है ऑब्वियसली बात है गौतम बुद्ध का आता है, महावीर स्वामी का आता
है। इसके अलावा आपको पता है शंकराचार्य भी हुए हैं, हमारे द्वैत और अद्वैत दर्शन में माधवाचार्य हुए हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वल्लभाचार्य हुए हैं और रामानंद। ये जितने भी भक्ति मूवमेंट के आपको सेंट्स मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं इन्होंने मोरालिटी की बातें भी की हैं। जैसे आपको पता होगा एक थिरुवल्लूर हुए थे, जिनकी विवेकानंद मेमोरियल वाला जो एरिया है वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई थी। इन्होंने भी आपको पता है मोरालिटी पे काफ़ी काम किया। इन्होंने प्रॉपर एक ट्रीटाइज लिखी है ऑन द नैतिक शास्त्र, ऑन द एथिकल फिलोसफीज। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम इन सब की बातें करते हैं। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफर्स पे जाएँ तो वहाँ पर आपको जो पहला नाम हिट करता है वो कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, सुकरात का नाम आपने सुना होगा, आपने प्लाटो का नाम सुना होगा, आपने अरिस्टोटल का नाम सुना होगा। इसके अलावा भी आपने रोसियो का भी नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने कांत का नाम सुना होगा, एमुअल कांत, जो कि एनलाइटमेंट पीरियड को बिलोंग करते हैं, 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास मध्य यूरोप में आए थे। मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने चर्चेज में रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये सब आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हो जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने एक J.S. मिल का नाम सुना होगा, एक जेरेमी बेंथम का नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आगे सुन लेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी फिलोसफर्स, दर्शन शास्त्री विदेश में, मतलब यहाँ हम वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको जो थिंकर है वो यूरोपियन मिलेंगे। ओके, क्योंकि यूरोप के साथ एक चीज़ रही है, उसने चीज़ों को हमेशा से डॉक्यूमेंटिफाई किया है, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। और हमारे भारत में क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हुआ है। इसी वजह से कई बार जब विवेकानंद 1893 में शिकागो में जाके वर्ल्ड रिलीजन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बोलते हैं, तो वहाँ पर पहली बार भारतीय दर्शन का एक वैश्विक इंटरफेस होता है। वैश्विक स्तर पर लोगों को पता चलता है कि हिंदू दर्शन कितना महान था, उसमें क्या मूल्य दिए गए थे। तो इसीलिए विवेकानंद की वही एक महिमा है। ठीक है, कि आप एक राष्ट्रीय स्तर से चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन की चीज़ें आप कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडियन फिलॉसफी का ग्लोबलाइजेशन करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। ओके, आगे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड द पब्लिक रिलेशनशिप। अब आप कह रहे होंगे बार बार मैं एथिक्स की बातें कर रहा हूँ, लेकिन एथिक्स तो यहाँ ऊपर कहीं लिखा ही नहीं है। हमने सीधा कंट्रीब्यूशन से बात शुरू कर दी थी, क्योंकि ये सिलेबस उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा जो मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे आपके लेक्चर के लिए प्रिपेयर किए हैं उनको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में किया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, यानी जो नैतिकता होती है वो किस तरह से आपके पर्सनल आचरण को प्रभावित करती है और साथ ही साथ में पब्लिक डीलिंग में काम आती है। जैसे एक बंद कमरे में मैं कितना नैतिक प्राणी हूँ, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या कोई भी मेरी महिला मित्र हो सकती है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरी माँ बाप हो सकते हैं, उनके साथ मेरा कैसा व्यवहार है, मैं कितना नैतिक हूँ। प्राइवेट रिलेशनशिप में, पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब हो जाता है जैसे मेरा आपसे रिलेशन है, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बॉन्ड। ओके, अगर मान के चलिए कि मैं आपका अभिभावक हूं, मतलब एक बात मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब यही हो जाता है जो प्राइवेट ना हो। ठीक है, जहां पे पर्सनल रिलेशनशिप ना इन्वॉल्व हो। मैं एक पॉलिटिशियन हो सकता हूं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हूं, मैं एक मोरल फिलोसफर या थिंकर हो सकता हूं, और मैं उन लोगों के साथ में डील कर रहा हूं जो कि किसी भी स्तर पे मुझसे पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेरा उनसे पब्लिक रिलेशनशिप है। तो इस स्तर पे नैतिकता कैसे काम करती है, ये चीज़ें भी इसमें पढ़ी जाती हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक तीसरा टॉपिक है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज, यानी कि मूल्यों के डेवलपमेंट में। इनकलकेटिंग वैल्यूज, देखिए इनकलकेटिंग का मतलब क्या होता है, डेवलप होना, इंट्रिंसिकली डेवलप होना, मेरे अंदर मूल्यों का विकास होना। तो मूल्यों के विकास में 3 संस्थाओं का क्या योगदान होता है। पहली संस्था है आपकी फैमिली, यानी कि इसको आप पीयर ग्रुप भी कभी कभी लिख देते हैं, जैसे कि आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। सोसाइटी, यानी कि वो हिस्सा जो आपसे इंटरपर्सनली इन्वॉल्व ना हो, मतलब माँ बाप भाई बहन ये तो फैमिली में आ जाएंगे, पीयर ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, दोस्त यार भी कभी कभी पीयर ग्रुप में आ जाते हैं, फैमिली में नहीं आते बट पीयर, इसलिए फैमिली और पीयर को साथ में लिख देते हैं। सोसाइटी का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपके परिवार से संबंधित नहीं है, लेकिन सोसाइटी मतलब होता है वो 4 लोग। आपने कई बार सुना होगा, आपके माँ बाप कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो 4 लोग क्या कहेंगे। अगर आप घर के बाहर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं, 4 लोगों ने देख लिया, तो आप मतलब सिगरेट खत्म भी नहीं कर पाएंगे और वो धुआं आपके घर तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं अपनी महिला मित्र के साथ, उसके साथ घूम रहे हैं, आप घर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये खबर आपके घर तक पहुंच चुकी होगी। तो ये वही 4 लोग होते हैं, ये समाज होता है। तो समाज का क्या योगदान होता है आपके अंदर मूल्यों का विकास करने में। एक तीसरी संस्था आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि हमने देखा कि ये 3 संस्थाओं का जिक्र आपके सिलेबस में मिलता है जो मूल्यों के विकास में एक योगदान देता है, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मैंने क्लासिफिकेशन करने की यहाँ चार्ट बनाने की कोशिश की कि फैमिली में आते हैं आपके पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप, भाई बहन भी यहाँ भी हो सकते हैं जिनको आप सिबलिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में रिलेटिव्स, ये भी फैमिली में ही आएंगे। और पीयर्स, पीयर्स का मतलब होता है आपका फ्रेंड सर्किल, यानी कि आपके दोस्त। इनको हम समाज का हिस्सा ना मान के बल्कि फैमिली में रखना ज़्यादा, क्योंकि फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के बेसिक से बेसिक डिसीजन के लिए अपने फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों पर आश्रित होते हैं। ऐसी कई चीज़ें, जैसे हम कहते हैं माँ बाप के बाद जो सबसे तगड़ा सगा संबंधी, मतलब माँ बाप से कहीं बढ़कर कई बार दोस्त हो जाते हैं। आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकते जो अपने पीयर ग्रुप से करते हैं। अब आपका जैसा पीयर ग्रुप होगा वैसे ही आपके अंदर भी मूल्य होंगे। कहते नहीं जैसी संगत बैठी है वैसे ही सोए। ठीक है, मतलब मैं जैसे 4 लोगों में बैठूंगा, अब ये मत कहिए कि चंदन व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, अरे वो एक अलग एग्जाम्पल है। आप जिस तरह की संगति में बैठेंगे आपके अंदर भी कहीं ना कहीं संगति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, वही मूल्यों के विकास में सहायक होता है। ये जो 4 लोग होते हैं ये कई बार बड़े खतरनाक हो जाते हैं। समाज का एक हिस्सा होता है जो आपको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। हम एथिक्स में आगे देखेंगे ये कैसे कैसे लाभदायक होता है तो किस तरह से वो हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन ये
बड़ा सरदर्द क्रिएट करते हैं। एनीवे दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज थ्रू इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ द वैल्यू सिस्टम एंड रेगुलेटिंग अवर सोशल बिहेवियर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, देन कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं। अब शैक्षिक संस्थाओं को आप दो पार्ट में देख सकते हैं, एक तो आपके टीचर्स हो गए, दूसरा होता है आपका जो एजुकेशनल कोरिकुलम होता है, मतलब आपका सिलेबस जो होता है। अब आप कहेंगे इनका मूल्यों के विकास में क्या योगदान है। एजुकेशनल कोरिकुलम तो चलो आप समझ सकते हैं, आप कहेंगे चलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ते हुए मैंने जिस तरह की चीज़ों को पढ़ा अपने सिलेबस में, जैसे मान लीजिए मैंने एक इतिहास पढ़ा, ठीक है, तो कहते नहीं इतिहास की गलतियों से आप सीखते हैं। आपने किसी राजा के बारे में पढ़ा, उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही जुझारू योद्धा थे, आपको पता है तराई के पहले प्रथम युद्ध में उन्होंने किस तरीके से आक्रांताओं को हराया था, ठीक है। मोहम्मद घुरी को हरा देते हैं, उसकी सेनाओं को पछाड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। लूज का मतलब ये हो जाता है कि जितना ध्यान उन्होंने स्ट्रैटेजिक डिफेंस पे पहले दिया था उतना वो अगले साल नहीं देते हैं, जिसके चलते जो घुरी है वो अपनी सेनाओं को दोबारा से इकट्ठा करता है, दोबारा से एकत्रित करता है, फिर से चढ़ाई करता है और उनको तराई के दूसरे युद्ध में हरा देता है। उसके बाद वो आगे चल के दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। यानी कि जो कंसिस्टेंसी मोहम्मद घुरी के बिहेवियर में देखी गई थी स्ट्रैटेजिक वॉर को लेकर, वो पृथ्वीराज चौहान से मिसिंग करती है। नो डाउट ही वाज अ वेलियर, वो बहुत ही शौर्यवान थे, बहुत ही प्रतिभावान थे और उनसे बड़ा योद्धा आज तक शायद ही कोई हुआ हो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, कितनी अच्छी काव्य रचना है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई, ठीक है। लेकिन बात क्या थी यहाँ स्ट्रैटेजी की, आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी, आपका परसिवरेंस, ठीक है। आप लगे रहिए, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार दीजिए, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार दीजिए, ठीक है। तो ये इतिहास से आपको एक सबक सीखने को मिलता है, ठीक है। यानी यू शुड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर स्ट्रैटेजिक अप्रोच इन द लॉन्ग टर्म अप्रोच। ओके, इसके अलावा क्या सिर्फ इतिहास ही आपको सिखाता है या सिर्फ आपको जयचंद ही सिखाता है? जयचंद का एग्जांपल मैंने लिया। अब जयचंद को कई बार विभीषण से तुलना की कर दी जाती है कि घर का भेदी लंका है। पृथ्वीराज चौहान को घुरी नहीं हरा पाता अनलेस और अनटिल जयचंद उसको इन्वाइट नहीं करता, जयचंद उसको वीकनेसेस के बारे में बताता। आपको एक पॉलिटिकल डिसयूनिटी देखने को मिलती है इंडिया में। आपको इतिहास में एक शब्द पता होगा बार बार, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। कई बार कहा जाता है कि विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ पर आते थे, हमारी सीमाओं पर युद्ध करते थे और एक एक करके भिन्न भिन्न राजाओं को पराजित करते चले जाते थे। एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, आपको याद होगा जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने भारत की नॉर्थ वेस्ट सीमाओं पर आक्रमण किया तो उस समय का भारत जो है वो लमसम 16 से 18 महाजनपदों में बटा था। अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग सोर्सेज है, कुछ का मानना है 16 महाजनपद है, कुछ का मानना है 18 महाजन, 16 मान के चलते हैं, जो कि आपके जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जिसका भगवती सूत्र वगैरह में रेफरेंस मिलता है। अब बात क्या थी कि अलेक्जेंडर अगर एक यूनाइटेड या अखंड भारत का सामना करता तो वो इतना बड़ा योद्धा भी नहीं था कि वो हमको पराजित कर देता। बस समस्या क्या थी कि उस समय भारत भूखंड 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही आप देख लीजिए, अंभी नाम का एक राजा था तक्षशिला का, ठीक है। एक पोरस नाम के राजा हुए जो कश्मीर क्षेत्र और पाकिस्तान का थोड़ा सा पूर्वी उत्तर पूर्वी मान लीजिए उधर के क्षेत्र में शासन करता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीचे भी दक्षिण तक आपको अस्माका वगैरह मिल जाएंगे, सॉरी अस्माका नहीं, नीचे आपका प्रतिष्ठान, जो भी आप मान के चलिए। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक भारत अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। और पूर्व में जो मगध है वो उस समय का सबसे इन्फ्लुएंशियल या स्ट्रॉन्ग महाजनपद माना जाता था। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? धनानंद थे। ऑब्वियस बात है धनानंद को ही माना जाता है, ठीक है। कुछ का कहना महापदम नंद धनानंद एक ही व्यक्ति थे, लेकिन इतिहास एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था ज्वालामुखी के फूल, वो इसी युद्ध पे केंद्रित थी। मतलब जैसे सिकंदर का आक्रमण होता है या सब कुछ होता है तो वहाँ पे महापदम नंद और धनानंद को एक ही माना गया है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप राष्ट्रंगिनी वगैरह को फॉलो करेंगे या एक बहुत ही अच्छी विशाख दत्ता की एक बड़ी ही प्यारी किताब है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस वाज आल्सो अबाउट द चैलेंजेस दैट वाज फेस्ड बाय चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द मौर्यन एम्पायर। तो मुद्रा राक्षस में भी धनानंद और महापदम नंद को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। कहीं कहीं पे कई स्रोतों में, चलिए वो इंपॉर्टेंट ये फिलहाल धनानंद, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में कई बार कि हु वाज द किंग ऑफ द मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अब दिक्कत क्या थी कि चाणक्य नाम का व्यक्ति, कौटिल्य नाम का व्यक्ति जो कि तक्षशिला में प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, वो इस धनानंद को अप्रोच करता है। वो कहता है अलेक्जेंडर नाम का आक्रांता भारत पे आक्रमण कर रहा है, तो क्या हमको पॉलिटिकल यूनिटी नहीं दिखानी चाहिए? क्या भारत के 16 महाजनपदों को एक यूनाइटेड फ्रंट देते हुए अलेक्जेंडर का सामना करना चाहिए? अब ये जो धनानंद है वो चाणक्य को बेइज्जत करके दरबार से निकाल देता है। अगर आपने एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई थी कौटिल्य की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी की, उसका नाम भी चाणक्य था मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ अराउंड 30 to 40 उसके एपिसोड्स दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुए थे, आज भी यूट्यूब पे पढ़े, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं, चाणक्य के विषय में जानना चाहते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से वो एक ड्रामा शूट किया गया था। एनीवे, महत्वपूर्ण यह है कि चाणक्य वो पहला व्यक्ति था जिसने अखंड भारत का सपना देखा था, जिसने पहली बार भारत को एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास प्रोवाइड किया। तो क्या कारण था कि चाणक्य को सपना देखना पड़ा? क्योंकि उसने देखा जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो हमारे अंदर एक पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, ठीक है, जिसके चलते इतिहास में समय समय पर हमें विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पराजित किया गया। तो जैसे तैसे चाणक्य ने खैर उस समस्या का सामना किया। उसने पोरस हो या कुछ छोटे छोटे से जनपदों को लेकर एक अलायंस बनाई और साथ ही साथ में उसने अलेक्जेंडर को, सेनाओं को, फिलहाल उसने ब्यास नदी या रावी नदी आप मान लीजिए, उसको क्रॉस नहीं करने दिया, ठीक है। उसने कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला दी थी, वो बताते हैं वहां सेनाओं में अलेक्जेंडर इतना डिमोटिवेट हो गया था, उसकी सेना इतना डिमोटिवेट हो गई थी, दे वर नॉट विलिंग टू एंटर टू द गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो चाणक्य ने रियलाइज किया कि मुझे 16 महाजनपदों को एकत्रित करके एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, ठीक है।
एक पॉलिटिकल यूनिटी को शो करना, यही चीज़ आप इतिहास से सीखते हैं। एक इनकंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है द लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर, बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब मोहम्मद गोरी भी भारत आता है तो आप देखेंगे कि जयचंद एक तरफ तो उसको न्योता दे रहा है, फिर वो समय ताली बजा रहा था जब पृथ्वीराज चौहान हार रहे थे, और फिर उसी जयचंद को यही मोहम्मद गोरी फिर पराजित करता है। फिर धीरे धीरे वो सल्तनत की नींव रखता है। और यही चीज़ आती है जब मुगल्स ने, हालांकि मुगल्स में से कई ऐसे मुगल राजा हैं जिनका जन्म ही भारत में हुआ था, वो पूरी तरह से इंडियन थे। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मुगल पीरियड में भी आपको एक पॉलिटिकल डिसयूनिटी देखने को मिलेगी। अब भाई दक्षिण में मराठा अकेले संघर्ष कर रहे थे, कई छोटे छोटे से फ्यूडल किंग्स हुआ करते थे जो मुगल्स के साथ में संधि कर लेते थे, और वो मराठाओं से या मान लीजिए और भी कई ऐसे रेबल किंग्स थे जिनसे झगड़ा पाल लेते थे। राजपूतों में भी यही डिसयूनिटी हमेशा से देखी गई है, छोटे छोटे से प्रांतों में पटा हुआ पूरा राजपूताना है, ठीक है। तो मुगल्स पहले एक के साथ संधि कर रहे हैं, किसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहे हैं, दूसरे के साथ युद्ध छेड़ रहे हैं। राजा मान सिंह मुगल्स की आर्मी को लीड कर रहे हैं जब आपका महाराणा प्रताप से युद्ध चल रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो बात ये है कि पूरे इतिहास से आपको जो एक सबक देखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, ठीक है, साथ ही साथ में आपके घर के अंदर के कुछ भेद ये होते हैं। जैसे ब्रिटिश पीरियड में आप देखेंगे यूरोपियन कंपनीज आती हैं, वो एक ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि वो एक प्रिंसली स्टेट के साथ में कुछ संधि करती हैं कि भैया आपको हमारी एक सेना का एक हिस्से को अपने रेजिमेंट में रखना होगा, आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्तर पर किसी और राज्य के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि इस समय फ्रेंच भी भारत में थे, डेनिश भी भारत में, पोर्टुगीज भी भारत में थे। तो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के चलते हुए भारत में छोटे छोटे प्रांतों से संधि करके उनको अपने अधीन ले लिया और एक राजा को दूसरे से लड़ाया। रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध लड़ रही थी तो ग्वालियर के जो राजा थे, आपके जो सिंधियास थे, तो देवर फाइटिंग अगेंस्ट द क्वीन, वो क्वीन का साथ ही नहीं दे रहे थे। इसीलिए जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं वो फिर ग्वालियर पर चढ़ाई करती हैं, वहाँ के सिंधियास भगाती हैं, फिर वहाँ दूसरा फ्रंट बना के लड़ाई करती हैं। तो ये पॉलिटिकल डिसयूनिटी आपको इतिहास से सीखने को मिलती है। अब शायद यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ से मैं एथिक्स से इतिहास पे क्यों चला गया। मैं इतिहास पे नहीं गया, मैं अभी भी एजुकेशनल करिकुलम पे ही स्टक हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो हिस्ट्री हो यानी कि इतिहास हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, एजुकेशनल करिकुलम का कोई भी सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी रूप में आपके अंदर कुछ मूल्यों का विकास करने में सहायक होता है, और यही एजुकेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मुझे याद है लॉकडाउन पीरियड में मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था और कुछ बच्चे थे मध्य प्रदेश का बोर्ड चल रहा था मुझे याद है, और उनका पीसीएस होने वाला था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो अ गर्ल इन द क्लास रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू गेट अ प्रॉपर जॉब। ठीक है, गेट अ जॉब। तो मैंने पूछा क्या नौकरी पाना ही तुम्हारे लिए एजुकेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन जाता है। उसने बोला कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो ये मेरे अंदर एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को डेवलप करेगी, मैं आर्थिक रूप से किसी और पे आश्रित नहीं रहूंगी। इसके साथ साथ में क्या होता है, जेंडर पैरिटी समाज में आती है। मुझे देखे हो सकता है दूसरी लड़कियों को भी मैं एक रोल मॉडल के रूप में इंस्पिरेशन लूँ कि देखिए फलानी लड़की वो एक आईएएस बन गई या एक पीसीएस बन गई, ठीक है, तो मैं समाज के लिए एक रोल मॉडल का भी काम करूंगी। साथ ही साथ में मेरी फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार के साथ मेरे परिवार की भी स्टेटस में सुधार होगा, और मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है। तो चूंकि मुझे संविधान के अंतर्गत एक पॉजिटिव अफर्मेशन मिला हुआ है, रिजर्वेशन वगैरह मिला हुआ है, जिसका उपयोग करते हुए, ठीक है, मैं रिजर्वेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो मैथिक्स में आगे देख लेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना ही एजुकेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो मेरा प्रश्न उससे ये था, अगर गवर्नमेंट जॉब पाने का तुम्हारा एक रीज़न फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है या फिर फाइनेंशियली अपनी अवस्था को या अपने स्टेटस को एलिवेट करना है, तो एक बात बताओ, कल को तुम मान लो जॉब पा जाती, तुम एक आईएएस ऑफिसर बन गई, और कल को तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, एक पॉलिटिशियन आता है, एंड ही ऑफर्स यू अ सम ऑफ 40 करोड़ रुपीस, और वो कहता है फलाना टेंडर पास कर दो जो कि मतलब 300-400 करोड़ का है, 40 करोड़ आप ले लीजिए। तो तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव यही था ना कि एजुकेशन से मुझे नौकरी पानी है। नौकरी पाने का मतलब है फाइनेंशियल अपने स्टेटस को एनरिच करना, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हूँ समाज में तो मेरा सोशल स्टेटस भी अपने आप बढ़ जाता है। मैं किसी कास्ट कम्युनिटी वर्ग से आती हूँ या आता हूँ, तो अगर मेरे पास पैसा है तो समाज मुझे एक इज्जत की नज़र से देखता है, जो काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुलेआम ये बात बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं, वहां पूछ लिया व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और आप कह देते हैं नौकरी पाना, ये एग्जाम क्रैक करना, तो भैया एग्जाम क्रैक करना आपका ऑब्जेक्टिव अगर है तो इसलिए आप क्रैक करना चाहते हो ताकि आप बेहतर डॉरी ले सको। लड़कों का तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कई बार यही होता है, आईएएस बन गए तो हमारी 4-5 करोड़ की डॉरी तय हो गई। लड़कियां सोचती हैं हमको दहेज देना नहीं पड़ेगा, लड़का सोचता है हम और दहेज ले लेंगे, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है। कई बार उनको लगता है कि हम अपने रिश्तेदारों को जला देंगे, जेलसी, एनवी, ये सभी फैक्टर्स होते हैं। 4 लोगों को दिखाएंगे, बचपन में उन्होंने कह दिया तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो आज वो वक्त आया है मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अपने आप को प्रूव करना, ठीक है, और प्रूफ करने के लिए नौकरी एक सशक्त माध्यम बन जाती है। तो मेरा प्रश्न उस लड़की से ये था कि कल को जब आप एक आईएएस बनती हैं या एक पीसीएस बनती हैं और आपके सामने कोई ब्राइबरी ऑफर करता है 40 करोड़ की, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही था अपने फाइनेंशियल स्टेटस को एलिवेट करना ताकि आपका सोशल स्टेटस एलिवेट हो सके, तो आप ऑब्वियसली ये ब्राइबरी को एक्सेप्ट कर लेंगी। तो कहीं ना कहीं ये अनएथिकल हो जाता है, इलीगल तो है ही, ठीक है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि शिक्षा का ऑब्जेक्टिव ब्राइबरी लेना था, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है शिक्षा का, नौकरी पाना। इसके अलावा
अपने आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, अपने परिवार को गांव से निकाल के शहर में लाना, घर पे एक बंगला बना लेना, नहीं। एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज। जब आपके अंदर बेहतर मूल्यों का विकास होता है, नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नौकरी, जॉब, सर्विस, दीज आर ऑल द मीन्स नॉट द एंड। कल को आप जॉब मान लीजिए पा भी जाते हैं, लेकिन आप एक अनैतिक आदमी रहते हैं, आपके अंदर मूल्यों का विकास नहीं हुआ है, तो कल को आप किसी करप्शन चार्ज में फंस जाएंगे, आप इंक्वायरी बैठ जाएगा, नौकरी से निकाल दी जाएंगे, जितनी इज्जत कमाई थी सारी इज्जत आपकी चली जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके अंदर अच्छे मूल्य हैं, तो आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, कल को आप एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं दूसरों के लिए। और अच्छी बात यह कि आपका पूरा जो सर्विस टेन्योर है वो सुखद रूप से गुजरेगा। मेरी पहचान में ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ली और बहुत ही विपन्न स्थितियों से वो आते हैं, मतलब उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। अब होता क्या है कि जब वो एकदम से सर्विस में पहुंचे, उन्होंने दबा के पैसा बटोरना शुरू कर दिया, यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, बहन की शादी की है तो ऐसी की है कि मिनिस्टर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अब भाई पब्लिक लाइमलाइट में आ गए, न्यूज़पेपर वगैरह में दनादन छप रहा है, ठीक है, रोज यहाँ रेड मार रहे हैं, वहाँ रेड मार रहे हैं। कल को क्या इंक्वायरी बैठ के 4 साल के लिए सस्पेंशन पे थे, इंक्वायरी चली, बड़ी मुश्किल से ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या फायदा रहा इसी शिक्षा का, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल जो है मूल्यों के विकास में उसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ एजुकेशनल कोरिकुलम का बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो विज्ञान हो। अब आप कहेंगे साइंस का क्या लेना देना है वैल्यूज के इनकलकेशन से, तो लेट मी तो मूविंग टुवर्ड्स द साइंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइंस एज अ स्ट्रीम या एजुकेशनल कुरिकुलम के हिस्से के तौर पे आपके अंदर किन मूल्यों का विकास करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा संविधान में, साइंटिफिक टेम्पर, ये सुना है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इससे आप क्या समझते हैं? जिंदगी में किसी भी समस्या को फेस करते हुए, किसी भी चुनौती को फेस करते हुए, या कोई भी काम करते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, अगर आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करते हैं। देखिए, फिलॉसफी और साइंस में एक बहुत ही बेसिक अंतर है। साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, ओके, नो डाउट इन परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वी आर सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर सब्जेक्टिविटी। आप किसी चीज़ पे जब थीसी डेवलप करते हैं, कोई हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, तो आप बहुत सब्जेक्टिव तौर पे सोचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जो इन्फरेंस निकालते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फैक्ट्स, ठीक है। न्यूटन ने पूरी दुनिया भर के थ्योरम बना लिए, सब कुछ बना लिया, और एट द एंड ही केम अप विद द कंक्लूजन दैट द वैल्यू ऑफ जी इज समवेयर एट 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता है, ओके। उसने एक फैक्ट दे दिया, उसने एक इक्वेशन दी, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और उससे उसने प्रूफ कर दिया कि जो फोर्स होता है किन्हीं भी दो बॉडीज में, दो बॉडीज हैं m1 और m2, एक बड़ा मास है एक छोटा मास है, इनके बीच में जो ग्रेविटी काम कर रही है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली यानी कि डिपेंडेंट है इन दोनों ही बॉडीज के मास पे, यानी कि एक तरह से वजन या भार कह सकते हैं, वेट से अलग अलग होता है मास, बट मास मान लीजिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे इनका दोनों का भार बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे इनके बीच में दूरी बढ़ेगी वैसे उससे ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। इसी बेसिस पे इसने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक होता है 6.67 × 10⁻⁻27, और जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी आएगी वो आपकी हमेशा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब पृथ्वी पे इतनी रहेगी, और किसी ग्रह पे जाएंगे चेंज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई सेड साइंस इज अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव चीज आपके अंदर एथिक्स कैसे डाल सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक समस्या है, इस पर आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ये फैक्ट्स होते हैं। बात यह है कि यहाँ एथिक्स आते हैं क्योंकि इस विज्ञान आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर करता है, द आर्ट ऑफ रीजनिंग, हर चीज पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना। जैसा आपको पता है कि डार्क एजेस के पीरियड में, लेट मी क्लियर द स्क्रीन अ बिट फॉर योर, so in what way scientific temper induces some values in you, the art of reasoning, the art of querying or questioning, the art of developing some cognitive abilities, that is thinking, critical thinking and critical analysis। किसी ने आपसे कहा कि आप जब भी नदी के ऊपर से निकलिए तो उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, तो आपका साइंटिफिक टेम्पर आपको ये प्रेरित करता है कि आप अगले से प्रश्न पूछें, एक बार पूछें कि भैया नदी में सिक्का डालने से उसका क्या महत्व है, क्या कारण है कि मैं सिक्का डाल रहा हूँ। तो अगर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी होगा तो आपको बताएगा कि भैया प्राचीन काल में जो थे तांबे के सिक्के चलते थे, तांबे के अंदर एक क्वालिटी होती है, कॉपर गॉट दिस क्वालिटी ऑफ प्योरीफाई द वाटर, ठीक है, इसीलिए आज भी लोग तांबे के बर्तनों में पानी पीना पसंद करते हैं, उसमें बैक्टीरिया मार देता है। तो उस समय क्योंकि प्राचीन काल में तांबे के सिक्के चलते थे तो पानी में डाल दिए जाते थे कि भाई चलो नदी का पानी साफ हो जाएगा, लेकिन आज क्योंकि लोहे के और अलॉयस के सिक्के चल रहे हैं तो इट इज बेसिकली वेस्ट ऑफ करेंसी। तो आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है, अब नदी के अंदर देखिए आपके रिलीजियस मान्यताएं जो भी हो, जब आप एथिक्स पढ़िए तो मेरा एक सजेशन है आपसे, थोड़ी देर के लिए अपनी सभी धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं को छोड़ दीजिए, ठीक है, वरना आप रैशनल इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एथिक्स में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां पे हम रिलीजियस एथिक्स पे क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एथिक्स का जो डिसिप्लिनरी रूप में जो अध्ययन शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं रिलीजन को चुनौती दे रहा था। रिलीजन वॉज अबाउट कमांडमेंट्स। मैं यहाँ भारत दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि इंडियन जो दर्शन रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट रहा है, इंडियन रिलीजन्स रहे हैं, वो काफ़ी दार्शनिक रहे हैं, काफ़ी फिलॉसफी रही है। यहाँ पे कोई एक सेक्रेट किताब नहीं रही है, कोई एक सेक्रेट प्रोफेट नहीं रहा है, और हमारे यहाँ कमांडमेंट जैसा कोई चक्कर ही नहीं था। कभी ये किसी भी भगवान ने, किसी ने कहा नहीं कि ये करो तो हम तुम्हें मुक्ति देंगे, ये नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म भी हिंदू दर्शन में आता है, जैनिज्म भी आता है, अजीवक भी आते हैं, चार्वाका दर्शन, मटेरियलिज्म भी आता है हमारे अंदर में, हमारे यहाँ वेदांत दर्शन भी है, हमारे यहाँ पूर्व मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा भी है, ठीक है, यहाँ पे न्याय दर्शन भी है, यहाँ पे वैशेषिकी भी है, जहाँ पे पहली बार एटम्स और दुनिया भर की बातें की जा रही थी। तो आप ये देख, सांख्य दर्शन भी है, योग सूत्र भी है, योग में भी दो तरह की बातें, मेडिटेशन की भी बातें की जा रही हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सोल विद द यूनिवर्सल सोल यानी कि ब्रह्मा की बातें की जा रही हैं। तो इंडियन रिलीजन वाज ऑल अबाउट द फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मणिक रिलीजन। ब्राह्मणिक रिलीजन का मतलब क्या होता है, जो वेस्टर्न
इस ईयर में जिनका उदय हुआ था, जैसे कि ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए और आपके इस्लाम हो गया। ये 3 धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। इनमें कमांडमेंट्स का कॉन्सेप्ट चलता है, सही या गलत का। अब उन्होंने 10 कमांडमेंट दे दिए कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको डाका नहीं डालना, अपने पड़ोसी को भूखा नहीं रखना, मतलब जो भी कमांडमेंट दिए गलत नहीं थे, पूरी तरह से एथिकल थे। बस समस्या की थी कि बदलते समाज के साथ, बदलते समय के साथ इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। कमांडमेंट के साथ एक समस्या ये होती है कि दे आर बेसिकली रिलीजियस डिक्टम्स। ठीक है, डिक्टम्स का मतलब होता है हमने कह दिया सही तो सही, हमने कह दिया गलत तो गलत। आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रोन टू अमेंडमेंट्स। और जैसा आपको पता है, आपके संविधान में भी संशोधन का क्लॉज होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसका निर्माण मनुष्यों द्वारा ही किया गया है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में उसमें एक संशोधन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तभी मैंने कहा कि साइंटिफिक टेम्पर आपके रिलीजियस एथिक्स पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। समय बदलते समय के साथ साथ में उन जो धार्मिक मूल्य हैं उनमें कुछ परिवर्तन मांगता है। इसीलिए समय समय पर सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, जो कभी सती जैसी प्रथा को चुनौती दे देते हैं, कभी आपकी पर्दा प्रथा को चुनौती दे देते हैं, कभी वो विडो मैरिज की बातें करने लगते हैं। जबकि हिंदुओं में हिंदू सप्तपदी का कॉन्सेप्ट चलता है कि जो विवाह होता है वो 1 जन्म का नहीं 7 जन्म का है। ठीक है, इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर जो होता है वो अपने आप में एक वैल्यू बन जाता है। अगर ये वैल्यू आपके अंदर है तो आप बहुत ही क्रिटिकल थिंकर हो सकते हैं, रैशनल माइंडसेट के आदमी हो सकते हैं, आप हर सुपरस्टिशियस बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि मानव मूल्य। ओके, ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब, अच्छा मूल्य याद रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में सेग्रीगेट किए गए। एक है ह्यूमन वैल्यूज़, एक है आपके फाउंडेशनल वैल्यूज़। ओके, फाउंडेशनल वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज, यानी कि वो कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो सिविल सर्विसेज में या पब्लिक सर्विसेज में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके बिना आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम जीवन मूल्यों, मानव मूल्यों की बातें कर रहे हैं। तो ये मूल्य निकल के आते हैं फ्रॉम द लाइफ्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट टीचर्स। अब टीचर का मतलब यहाँ पे आपके स्कूल टीचर से नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, वो भी इसी समाज का हिस्सा है और समाज की बहुत सारी गलत या सही चीज़ों का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रेट टीचर्स की। ग्रेट टीचर में आप किसका नाम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महावीर स्वामी का नाम ले सकते हैं, गौतम बुद्ध का नाम ले सकते हैं, शंकराचार्यों का नाम ले सकते हैं। शंकराचार्य आज वाले नहीं है, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, माधवाचार्य की बातें कर रहे हैं, हम बहुत सारे विवेकानंद की बातें कर रहे हैं। मॉडर्न डे में अगर आप जाएं तो बहुत ही अच्छा नाम निकल के सामने आता है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, तो ये सब ग्रेट टीचर्स की कैटेगरी में आते हैं। टीचर्स का मतलब वही है कि जो अपने जीवन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके, वास्तव में जिनके द्वारा सिखाई गई वैल्यूज को आप अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, उतारने के लिए। जैसे गुरु द्रोण थे, अब सवाल तो इनके ऊपर भी लगते हैं एकलव्य वाले एपिसोड को लेके, बट स्टिल ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अ वेरी ग्रेट टीचर। ठीक है, आपके पता है आपको परशुराम, उनको भी बहुत ही अच्छा टीचर माना जाता है। ठीक है, एनीवे हम बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी में नहीं जाएंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस हमको पता है। तो उनके जीवन का, उनकी शिक्षाओं का मूल्यों के विकास में क्या योगदान होता है, या समाज को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित करने का योगदान होता है, ये हम आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एथिक्स को आप कभी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब है एक आदमी बंद कमरे में बैठ के कुछ बड़ी बड़ी सी बातें कर रहा है, जब तक अनलेस और अनटिल इसका ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता है। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब है समाज पे या लोगों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन शिक्षाओं का कोई आमना सामना नहीं हो पाता है लोगों से। और जो नैतिक जीवन है, मतलब नैतिक जीवन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल जीवन है लोगों का, जो नॉर्मल लाइफ्स हैं, उसको एक एथिकल लाइफ कैसे बनाएं, ये यहाँ से ही डिसाइड होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों को आप यहाँ पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द रिफॉर्मर्स। अब आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो रिफॉर्मर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही होता है टू फोकस ऑन द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। एक बार कोई स्कीम या पॉलिसी बन जाती है तो बस उसका ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन करना ही एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो क्या वो रिफॉर्मर बन सकता है, ये सवाल लग जाता है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ रिफॉर्मर की बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने जो सबसे पहले उभर के आता है वो है टी एन शेषन का। टी एन शेषन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, आपको पता है। आपको पता है भारत में जब वोटिंग की एज कम की गई थी तो इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसके बाद टी एन शेषन आते हैं तो फिर से इलेक्शन कमीशन जो है सिंगल मेंबर बॉडी बन जाता है, मतलब एक चेयरमैन ही होता था, उसके जो आपके वाइस चेयरमैन होते हैं वो नहीं होते थे उस समय। टी एन शेषन ने क्या किया, जब चुनाव होने थे तो मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है, यानी आचार चुनाव संहिता जो होती है, उसको इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया कि पॉलिटिशियन तक इनसे डरने लगे। नियम कानून पहले से रूल बुक में थे, सब कुछ लिखा हुआ था। देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देयर इज अ पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एज वेल एज 1951, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इलेक्शंस होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से रिस्ट्रेन फॉलो करने होते हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। लेकिन कोई भी चुनाव आयुक्त इतना रीढ़ की हड्डी का मजबूत नहीं रहा था कि सही तौर पर एमसीसी को इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन टी एन शेषन ने किया, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर कम रिफॉर्मर हो जाते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए आप पॉलिसीज या स्कीम्स को किस तरह से ऐसे क्रियान्वित करें कि वो अपने आप में एक रिफॉर्म क्रिएट कर दें। आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा डलिया जलाओ, ठीक है, एक डलिया जलाओ मूवमेंट हुई थी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक ब्यूरोक्रेट थे, आपको पता ही होगा ना, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में बेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अवार्ड भी पीएम द्वारा मिलता है। ठीक है, ये उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर को मिलता है जिन्होंने अपने ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हुए कुछ भारी स्तर पर सब्सटेंशियल रिफॉर्म किए। आपको पता है ब्यूरोक्रेट कभी भी एक रिफॉर्मर नहीं हो सकता है, क्योंकि ही कांट मूव फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक बार एक स्कीम या पॉलिसी बन गई, वो उसमें सब्सटेंशियली सब्जेक्टिविटी घुस के ज़्यादा संशोधन नहीं कर सकता है।
लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कर सकता है या फिर कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव ला सकता है। जैसे आपको पता होगा, मेरी जानकारी में एक फ्रेंड हुआ करती थी, शी वाज फ्रॉम वन ऑफ द कोचिंग एंड व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन शी क्लियर्ड हर एग्जाम। तो उनको भी पब्लिक एडमिशन अपने हस्बैंड के साथ मिला था, पब्लिक एडमिशन का अवार्ड। और उनका इनिशिएटिव ये था कि वो एक बार दिल्ली में सीपी में घूम रही थी, ठीक है, तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना था, अब वहाँ पे उनको एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड शी केम अप विद अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें आप डायरेक्टली, जैसे आप लोग जोमेटो और ये सब ढूंढ लेते हैं, आप लोकेशन ढूंढ लेते हैं, तो उसमें सारे पब्लिक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी दिखा देता है। तो ये दिखने में तो बहुत छोटा सा इनिशिएटिव लग रहा है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी में कोई जगह यूज़ करनी पड़ गई, तो अब आप वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक पहल होती है, एक इनिशिएटिव होता है। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ें। डलिया बचाओ, डलिया जलाओ, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को टारगेट करता था। सबको पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग की बहुत बड़ी समस्या है। ब्यूरोक्रेट का काम एक रिफॉर्मर का नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, संविधान में जो पहले से चीज़ें दी गई हैं, आप उसका तो पालन कर ही सकते हैं ना, और लोगों को बात भी कर सकते हैं कि उन नियमों का पालन किया जाए। तो आप कुछ तो ऐसे इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, क्योंकि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अपोज में जाती है, फंडामेंटल राइट के अपोज में जाती है। मानव से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तुम एक बुरा कर्म करते हो, तुम तो एक हीन कर्म करते हो, सफाई वगैरह का काम करते हो। तो उसने कहा जब तक लोग अपने सरों पे ये मलवल वो करके, जैसे पुराने जमाने में चलता था कैरी, तब तक लोगों से भेदभाव करेंगे। तो उसने डलिया बचाओ करके शुरू करा दिया कि ये जो डलिया इसको जला दो, आप मैकेनाइजेशन करिए, ठीक है, मैकेनाइजेशन से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये सब छोटे छोटे से रिफॉर्म होते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्मर का कॉन्सेप्ट आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट टॉपिक इज डायमेंशन ऑफ द एथिक्स। एथिक्स से कितने डायमेंशन हो सकते हैं, नेचर एंड स्कोप इसका क्या होता है, ठीक है, और इसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एथिक्स इन द ह्यूमन एक्शन, यानी जब मानव कोई एक्ट करता है, ह्यूमन एक्शंस याद रखिए डेलिब्रेट होते हैं, पूरे होशो हवास में किए गए काम। और एक दूसरा वर्ड होता है एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। ये एथिक्स पढ़ते हुए हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्शंस ऑफ ह्यूमंस का मतलब है मानव जो कुछ कर रहा है। जैसे मुझे छींक आ गई पढ़ाते हुए, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे सर तो बड़े बदतमीज हैं, पढ़ाते हुए क्लास में छींक दिए थे, ठीक है, मैं और मान लीजिए आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे खांसी आ गई अचानक से, तो इस पर मेरा जोर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अब मेरे कहीं सर में खुजली होने लगी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे सर में, एक बात आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ बहुत ही अनडिलिबरेट एक्शन होते हैं आदमी के, ठीक है, उस पर कंट्रोल, उसको एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। ह्यूमन एक्शंस जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या होता है, डिलिबरेट, ठीक है, पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में लिए गए डिसीजन, होशो हवास में लिए गए डिसीजन, इनको हम कहते हैं ह्यूमन एक्शन। तो डिटर्मिनेंट्स, इन ह्यूमन एक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन से वो तत्व हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, और साथ ही साथ में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शन को लेते हुए एथिक्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, डिटेल में हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें आप पहले टॉपिक में पढ़ते हैं। आप कहेंगे इतना लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन बात क्या थी मैं आपको सब्सटेंशियली सब बताता भी चल रहा था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो जो आपका सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, इसके लिए मैंने कुछ की टर्म्स फ्लो चार्ट फॉर्म में आपके लिए बना दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, एक होता है इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा, और तीसरा होता है प्रॉबिटी। अब आप कहेंगे तीनों शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं, इनके बीच में बहुत ही फाइन लाइन होती है, फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रॉबिटी। इसीलिए सबसे पहले इनके बीच में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप एक दुकान पर गए, ठीक है, आपने उस आदमी को 50 रुपये का नोट दिया, आपने 20 रुपये का सामान खरीदा, तो टेक्निकली वो जो दुकानदार है वो आपको 30 रुपये वापस करेगा। अब हड़बड़ी में वो क्या करता है, वो आपको गलती से क्या करता है, उसे लगता है आपने 50 का 100 का नोट दिया था, ठीक है। अब वो 20 रुपये बेचारा काटता है, 30 रुपये वापस करने के बजाय वो गलती से आपको 80 रुपये वापस कर देता है। आप प्यारी सी स्माइल देते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं कि आज तो हो गया पार्टी कंत्री में, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो आ ही जाएगी, ठीक है। अगर आप एक डिसऑनेस्ट आदमी है तो आप उसको पैसे को मुस्कुरा के जेब में फोल्ड करके रख लेंगे, इधर तो देखने लगेंगे कि कुछ पता ही नहीं। अगर उसने टोंक दिया तो वापस कर देंगे, नहीं तो आप चले आएंगे घूम के। ये एक डिसऑनेस्ट नेचर को शो करता है, ठीक है। तो आप समझ गए, अगर आपने पैसे वापस कर दिए तो आप एक ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। साथ ही साथ में एक और ऑनेस्टी का हम एग्जांपल, ऑनेस्टी आपके जीवन में भरी पड़ी है, आप आसपास में कहीं भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी माता श्री ने, आपके पिताश्री ने आपको पैसे दिए कि भैया सब्जी ले आओ, ठीक है। अब 100 रुपये दे दिए उन्होंने, 80 रुपये का आपने सामान लीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो टेक्निकली या तो आप 20 रुपये अपना कमीशन यूजर चार्ज लगा सकते हैं, या वापसी में ईमानदारी से लौटते उनको वापस कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल ऑनेस्टी में आएंगे। इंटीग्रिटी जो होती है वो ऑनेस्टी से एक कदम आगे चली जाती है। ऑनेस्टी आपके आचरण में इस हद तक घुस जाती है कि आपको कभी ये दिखाना भी ना पड़े कि मैं ऑनेस्ट हूँ, वो आपके कंडक्ट में घुस गई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ से आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लीजिए, आपको वहाँ ये डिस्कस ही नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ऑनेस्ट थे, यहाँ पे डिसऑनेस्ट थे। उन्होंने ऑनेस्टी को अपने चरित्र के अंदर इस हद तक उतार लिया था कि उनका हर एक्ट ऑनेस्टी का था। अगर कभी कभार आपको ये सुनने में कभी आ गया कि उन्होंने यहाँ पे ऑनेस्टी का वायलेशन किया, तो आपको मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। हालांकि टेक्निकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक आदमी पूरी तरह से ऑनेस्ट रहे, लेकिन कुल मिला के ऑनेस्टी जब हद से ज़्यादा आपके अंदर चली जाए, ठीक है, आपके आचरण में उतर जाए, आप चाह के भी डिसऑनेस्ट ना हो पाए, उससे आप इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक व्यक्ति के अंदर है, इंडिविजुअल के अंदर है,
यानी ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं ये दो वैल्यूज़। तो आईएएस हो सकते हैं आप, पीसीएस हो सकते हैं आप, एक कॉमन मैन हो सकते हैं। आप अगर ईमानदार हैं, आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, तो आप यहाँ से डिटरमाइन होंगे इंडिविजुअल वैल्यूज़। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर ये चीज़ें नहीं और आप एक आईएएस या पीसीएस बन गए, तो देयर शुड बी समथिंग बाय द नेम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यानी वो जो जॉब है आईएएस की या पीसीएस की या कोई भी आप ब्यूरोक्रेसी में ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ आपको करनी है, नहीं करनी है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है ताकि उस संस्था में या उस व्यक्ति में एक ऑनेस्टी बनी रहे। तो एक और वर्ड है प्रॉबिटी, जो कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। तो याद रखिएगा, जैसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, तो प्रॉबिटी एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक ऑफिस में, ठीक है, या एक संस्था में केंद्रित होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन इज ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूशन इज फुल ऑफ इंटीग्रिटी। आप कहेंगे देयर इज अ प्रॉबिटी इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि किसी संस्था में जब ऑनेस्टी हो तो उसके लिए शब्द यूज होगा प्रॉबिटी, और किसी व्यक्ति में अगर ऑनेस्टी है तो आप इंटीग्रिटी कह सकते हैं या ऑनेस्टी कह सकते हैं, ठीक है। संस्थाओं की अगर हम बात करें तो हम किस संस्था की बात करें, ज़्यादातर यहाँ पे पब्लिक संस्थाओं की बातें की जाती है। पब्लिक मतलब होता है विच आर इधर इलेक्टेड बाय द पीपल और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू सर्व टू द पीपल, ठीक है। लाइक देयर इज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, देयर इज ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सब आपके चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड होते हैं ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे आप सत्यनिष्ठा की उम्मीद रखते हैं। अगर ये भी करप्ट हो गए तो देश कैसे चलेगा। सीएजी का काम क्या है, पब्लिक अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना। वो हर साल एनुअल रिपोर्ट बनाता है, यूनियन लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, प्रेसिडेंट और गवर्नर को भेज देता है उसके बाद में कि देखो भैया ये स्कीम पॉलिसी जो थी उसकी फंडिंग इतनी अलॉट हुई थी, तुमने इतना पैसा लगा, इतना पैसा तुम खा गए हो। आपको पता है सीएजी का जो रोल था विनोद राय जब थे, तो वो एक बहुत बड़ा कारक बन गया कांग्रेस सरकार के गिरने का, और आज तक वो उबर नहीं पाए उससे। तो एक ऑफिस इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक रिक्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट नहीं करती है, ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आईएएस और पीसीएस लेवल, मतलब आईएएस आप कह सकते हैं बेसिकली, वैसे तो जेपीसी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, लिखना भूलिए यहाँ पे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद वो लिस्ट जो होती है प्रेसिडेंट या गवर्नर को भेजी जाती है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरिटोक्रेसी पे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, तो वो उनकी ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो ये भी जो ऑफिस है इसमें भी प्रॉबिटी होनी चाहिए। मान के चलिए कल को पता चले कि यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पैसे खा के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे तो ये लगता ही, आपको पता ही व्यापक स्कैम वगैरह हो चुका है मध्य प्रदेश में। अब तो नाम लेने में डर लगता है, कौन गोली मार देगा। एनीवे, तो अगर मान के चलिए ऐसी संस्थाओं पर भी आरोप लगने लगे कि ये ईमानदार नहीं, तो लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जिसका काम आरटीआई जब 2005 में आपका एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इस संस्था का निर्माण होता है। चीफ इंफॉर्मेशन, इसका एक ही काम था कि मुझे सरकार से कोई जानकारी चाहिए कि भैया कौन सा पैसा कहाँ है, कौन सी पब्लिक बॉडी के पास कितनी सैलरी आती है, क्या कुछ है, कितना पैसा लगाएगा, ये सारी जानकारी मुझे यहाँ से मिल सकती है। तो बेसिकली इसका काम क्या था, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को लाना। अब आपको कल को पता चले कि ये जो बॉडी है, उसके बाद एक लोकपाल भी बना था, 2013 में लोकपाल भी लाया था। अब कितना वो सशक्त है आपको पता ही है, ठीक है, उसको बिल्कुल टूथलेस टाइगर उसको बना दिया गया है। लेकिन इन ऑफिसेज में कहने का मतलब है थ्योरेटिकल लेवल पे हम एक प्रॉबिटी को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि मतलब सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी यानी कि एक पारदर्शिता है। उसके लिए हमने कुछ टूल्स बनाए हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया है, सिटीजन चार्टर बनाया है, और एक वर्क कल्चर जैसी चीज़ होती है कि पब्लिक सेक्टर में बोला जाता है वर्क कल्चर बड़ा खराब है यार। हम बैंक चले गए, हमको एक छोटा सा काम था, हमको अपना डीडी बनवाना था, कुछ बनाना था, अब वो कह रहा है 2 बजे लंच का टाइम हो गया, 1 घंटे बाद में आओ, फिर वो कहेगा ये कर लो, वो कर लो, इस बेंच पे जाओ। आपको याद होगा टीवी पे एक सीरियल आता था जिसका नाम था ऑफिस, ठीक है, इसमें मुसद्दी लाल हुआ करते थे, ये शाहिद कपूर के पापा पंकज कपूर थे, उन्होंने एक्टिंग की थी। तो वो एपिसोड बनाने का रीज़न यही था कि कैसे जो पब्लिक संस्थाएं हैं उनमें चलने वाले जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उसको हाईलाइट किया जा सके। अब एक मुसद्दीलाल बेचारे एक बार पहुंचते हैं, मतलब उनको कोई छोटी सी इंक्वायरी करनी होती, आप सर इस काउंटर पे चले जाइए, उस काउंटर पे चले जाइए, वहाँ आधे ज़्यादा एम्प्लॉइज जो होते हैं, कोई स्वेटर बेच रहा है, कोई मटर बीन रहा है बैठ के, कोई सब्जी छील रहा है। तो कैसे आपको पब्लिक ऑफिस में ऑक्यूपाई किया जाता है, कैसे आपको परेशान किया जाता है, ये सारी चीज़ उसमें हाईलाइट की गई थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ में एक और चीज़ होती है स्टेट मोनोपोली। बात जानते हैं क्या होती है कि जब स्टेट सर्वे सर्वा हो जाए, राज्य संस्था जो है वो ये कह दे कि इसके अलावा ये सर्विस और कोई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज है, ठीक है, एक जमाने में टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था जब भारत में बीएसएनएल के सिम लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो आपको पता है कि इकलौती जो सर्विस प्रोवाइडर थी वो भारत सरकार ही थी। रेलवेज की तो आज भी भारतीय सरकार है, रेलवे चलती हैं। अब कुछ एक हो गई, जैसे तेजस वगैरह प्राइवेटाइज कर दी गई, आपका हबीबगंज स्टेशन उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, बट स्टिल द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, स्टिल इन द रेलवेज एंड विद द टेलीकॉम सेक्टर, लाइक द बीएसएनएल वाज देयर अर्लियर, बाद में जियो वगैरह आ गए। तो अब उस समय हुआ क्या कि स्टेट सब कुछ रेगुलेट करी, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पब्लिक चॉइस अप्रोच ही नहीं है वहाँ पे। तो लोग अल्टीमेटली आपको घटिया सर्विस मिले, अच्छी सर्विस मिले, आप डिपेंडेंसी आपकी यहीं पे, रोडवेज की बसें चल रही, प्राइवेट बसें ही नहीं है, तो आप मजबूरी में बस चाहे 3 घंटा लेट है, 4 घंटा लेट है, रेलवे चाहे 2 दिन लेट है, आप खड़े रेलवे स्टेशन पे, क्या करेंगे, आप टिकट करा के बैठे हुए हैं, आपको इतनी दूर जाना है, आप कोई प्राइवेट साधन से जाएंगे तो आपका 10 गुना पैसा लग जाएगा। तो कितनी भी घटिया सर्विसेज जो प्रोवाइड करें, मजबूरी में आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये प्रॉबिटी पे क्वेश्चन लगाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी।
आपको जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिली, जैसे आपको पता होगा एक वर्ड आता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 1960s में आपको पता है जब एफसीआई के गोडाउन वगैरह में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, क्योंकि महाकाल वगैरह की समस्या आ रही थी, तो हमने कॉन्सेप्ट लाया पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ठीक है, हालांकि आपको पता है ब्रिटिश पीरियड से चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहा था, लेकिन एफसीआई से लिंक किया गया। एक कॉन्सेप्ट आया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, किसानों से एक मिनिमम न्यूनतम दर पे कुछ फसलों को ले लिया जाता था। पहले से वो प्राइस नोटिफाई करते थे ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो। अब वो जो सब खाद्यान्न वगैरह थे उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में रखा जाता था। और होता क्या था कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से कुछ स्कीमें चलाई गई थी, जैसे अंत्योदय योजना हो गई, बीपीएल कार्ड्स वगैरह हो गए, अन्नपूर्णा योजना हो गई, बहुत सारी ऐसी स्कीमें, मिड डे मील वगैरह हो गई। ठीक है, चाइल्ड्स के लिए वैसे बनाई गई थी। तो यही एफसीआई गोडाउन में जो राशन जमा किया गया था, एमएसपी के थ्रू जो प्रोक्योर किया गया था, वो पीडीएस चैनल यानी कि राशन शॉप्स के द्वारा लोगों तक दिया गया। अब लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई, जो एफसीआई के गोडाउन थे वहाँ क्वालिटी नहीं मेंटेन की जाती थी। बहुत सारा ऐसा खाद्यान्न था जो खुले में टेंट में ऐसे रखा गया, उसमें तंबू वंबू लगा के ढक दिया गया, राशन सड़ जाता था। सुप्रीम कोर्ट को भी 2012-13 में इंटरवीन करना पड़ गया था। उन्होंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली डायरेक्टिव दिए कि आपके एफसीआई गोडाउन में पूरा राशन सड़ा जा रहा है, उसको फ्री में बांट दीजिए। तो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि राशन सड़ जाएगा, लेकिन अगर फ्री में बांटेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बात उनकी भी सही थी, इकॉनमी में पूरा खेल हो जाता वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि आप जो पीडीएस के माध्यम से लोगों को राशन दे रहे हैं, आपके एफसीआई गोडाउन इतने घटिया है कि उसमें राशन सड़ा जा रहा है, आपके लॉजिस्टिक्स इतने कमजोर हैं कि आप लोगों को सर्विस तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी सर्विस नहीं दे रहे हैं। आपने बीएसएनएल लॉन्च तो कर दिया टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे, अपनी मोनोपॉली भी रख ली, आपने कहा किसी फॉरेन कंपनी को नहीं घुसने देंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर को लोगों का शोषण हो जाएगा, हम ही देंगे सर्विस और एक सब्सिडाइज प्राइस पे देंगे। हम रेलवे चलाएंगे लेकिन हम ही चलाएंगे, ठीक है, और कोई नहीं चला सकता है, हम सब्सिडाइज चलाएंगे। मतलब 600-800 किलोमीटर आदमी जो है वो 200-300 रुपये में चला जाएगा, ठीक है, सब्सिडाइज सर्विस थी, रेलवे आई इसीलिए था, ठीक है। लेकिन वो सर्विस इतनी घटिया होगी कि 2-2, 3-3 बार रेलवे आ रही है। ट्रेन अगर जैसे भी कुछ एग्जाम्पल हुआ था, कहीं पर ट्रेन टाइम पे आ गए थे, लोगों ने वहाँ नारियल फोड़ के, गुजरात की शायद बात है ये, वहाँ लोगों ने डांस करना शुरू कर, गरबा करना शुरू कर दिया था, जश्न का उत्सव मन गया था। अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस में चले जाइए और वहाँ का जो अधिकारी है 2 मिनट में फाइल साइन कर दे दे, तो आपका मन करेगा अपनी जायदाद उसके नाम लिख दें। मतलब काम ही नहीं करते हैं वो, मतलब अगर काम कर रहे हैं, फाइल पे साइन कर रहे हैं तो लगता है कोई एहसान कर रहे हैं, जबकि इस बात की सैलरी ले रहे हैं, तो वो आपसे फेवर मांगते हैं, फिर ब्राइब मांगते हैं। तो कहने मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। तो स्टेट मोनोपोली होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए बाद में जब एलपीजी एरा आता है, ठीक है, 1992 की बात है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की बातें होती हैं, तो उसमें मल्टीपल प्लेयर्स मार्केट में लाए जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्लेयर्स। इसका मतलब यही होता है कि लोगों के पास मार्केट में ऑप्शन रहे। तो आप देखेंगे कि लाइसेंस परमिट राज से जो एलपीजी रिफॉर्म में शिफ्ट हुआ वो क्यों हुआ, ताकि स्टेट मोनोपोली की जगह पे देयर शुड बी मल्टीपल प्लेयर्स इन द मार्केट, देयर शुड बी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा अगर बीएसएनएल दे रहा है तो साथ ही साथ में आपका जियो का रिलायंस भी दे, वोडाफोन भी दे, एयरटेल भी दे। तो जब बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में होते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन शुरू होता है। यहाँ फॉरेन प्लेयर्स भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर भी हो सकते हैं। तो हर कंपनी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, और अगर कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा तो रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोगों के पास एक चॉइस है। इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। किसी भी देश में, किसी भी मार्केट में अगर मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक सेवा या एक गुड या सर्विस जो है वो कई प्लेयर्स या कई कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है। हर कोई ज़्यादा मतलब सस्ते से सस्ता सामान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लोगों तक पहुंचाना चाहता है ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, पब्लिक को फायदा होता है। और स्टेट मोनोपोली में दिक्कत क्या होती है, अच्छी घटिया जो भी सर्विस मिलती रहे। तो ये जो शिफ्ट है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहने लगते हैं रिटेलर को, यार 4 पैसे ज़्यादा ले लो, हमको बढ़िया चीज़ दे दो, ठीक है, हमसे 2 पैसे ज़्यादा ले लो, 100-200 रुपये बढ़ा दो, लेकिन ट्रेनें टाइम पे चला दो। इसीलिए जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, ट्रेनों का तेजस वगैरह शुरू हुई, तो लोगों ने उसको बिल्कुल अपोज ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमको पता है टिकट्स महंगा है लेकिन सर्विस तो बढ़िया मिल रही है, ठीक है। इसीलिए यही सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन वगैरह को सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड देखोगे, वर्क कल्चर। तो हम बेसिकली, मैंने ऑफिस की चाहे बातें की हों, चाहे ये सब बातें की हों, तो कहीं ना कहीं मैं वर्क कल्चर पे फोकस कर रहा था। तो बाकी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस हमारा फोकस ये था कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, चैलेंजेस ऑफ करप्शन वगैरह हो गए, ये सब प्रॉपर्टी गवर्नेंस से डील करते हैं। अब ये ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से कैसे लिंक है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और वैसे भी ये इनसाइट वाली क्लास है, ये पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम डिटेल में एक एक टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक और टॉपिक आ रहा है आपका, सिविल पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक सेकंड। तो आप देखेंगे थर्ड टॉपिक जो इन्होंने दिया है वो है सिविल पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड द एथिक्स इन द पब्लिक, यानी अब सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए। यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक होती है ह्यूमन वैल्यूज, यानी जो पुराने दार्शनिक हुए हैं, मोरल फिलोसफर्स हुए हैं या थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है, उनकी टीचिंग्स या मोरल थॉट्स जो हैं वो किस तरह से समाज के सामने एक एथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड करती हैं। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने जो वैल्यूज दे दी, उन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज को निकाल के हम फाउंडेशनल वैल्यू कैसे बनाते हैं, और जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी होता है। ये गरीब आपको सड़क पे मिल गया, उसने कहा हमने 4 दिन से खाना नहीं, आपने 10 रुपये निकाल के दे दिए। एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के सोचना कि मैं इसकी जगह होता तो क्या करता, मेरे पे प्रॉब्लम होती। आप एक आईएएस बन के बैठे हुए ऑफिस में, आपके पास एक महिला आती फटे पुराने कपड़े में और कहती कि सर हमको इस पब्लिक सर्विस बेनिफिशियरी स्कीम का थोड़ा वो बना दीजिए, हिस्सेदार बना दीजिए, कुछ ये कर दीजिए। तो एम्पैथी क्या कहती है, सिंपैथी कहती है कि चलो यार 150 ले लो, जाओ खाना खा लो। एम्पैथी कहती है अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचना
ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को दूसरों की विभिन्न सिचुएशन में रख के सोच नहीं पाएंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एम्पैथी भी अपने आप में बहुत अच्छी फाउंडेशनल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हम आगे लेंगे, बहुत सारी केस स्टडी भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, फ्रॉम द करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज टू द पास्ट वंस। उन्होंने, जैसे आपने एक आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, पॉल आर्मस्ट्रॉन्ग करके थे, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे। तो उन्होंने देखा कि सरकार काम ही नहीं कर रही है, रोड ही नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बेचारे फंड्स के लिए गुहार लगाते रहते परेशान हो गए। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट डाला क्राउड फंडिंग का, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से कुछ रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कराऊंगा, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया साइट से क्राउड फंडिंग कराई, जब चंदा इकट्ठा करना बेसिकली, और उसी क्राउड फंडिंग के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे रोड का डेवलपमेंट किया। वो अपने आप में एक केस स्टडी बन गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। प्रॉब्लम्स एंड द स्टेटस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइज एट द सोर्सेज ऑफ एथिकल रिसोर्सेज। मैंने कहा ये बहुत किचपिच से दिए गए हैं टॉपिक, ठीक है, मतलब समझ में भी आधी चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैंने मॉड्यूल अलग तरीके से बनाया। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग द एथिकल एंड द मोरल वैल्यूज इन द गवर्नेंस। यानी कुल मिला के हम यहाँ पे गवर्नेंस, गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करें, किस तरह से कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ को इनमें हमें इनकलकेट करना है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, मैं वैसे तो लेता नहीं एग्जाम्पल, लेकिन बस आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो बता रहा हूँ। ये एक IPS ऑफिसर हुआ करते थे, हैदराबाद में पोस्टेड थे, ठीक है। उनके अटेम्प्ट्स UPSC के बचे होंगे, अब उन्होंने UPSC में फिर से अपीयर किया टू इंप्रूव हिज रैंक, एलिवेट हिम टू द स्टेटस ऑफ द IAS। अब मजे की बात क्या, उनकी जो पत्नी थी वो किसी कोचिंग संस्था से भी जुड़ी थी। अब वहाँ पे पता चला IBYB के इनपुट से कुछ मिला हिसाब किताब की, इन्होंने एक ब्लूटूथ डिवाइस कहीं बाहर से मंगवाया था फॉरेन कंट्री से। तो कस्टम वाले तब से इनको ट्रेस कर रहे थे कि ये सप्लाई कहाँ जा रही है। तो पता चला भाई साहब एग्जाम दे रहे थे, वहाँ ब्लूटूथ डिवाइस करते हुए चीटिंग कर रहे थे। और मजे की बात है कि एथिक्स के पेपर में जब इन्होंने IPS क्लियर किया था, इनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो बात ये पड़ जाती है कि नैतिकता को लिखना, बोलना और अपने व्यक्तिगत आचरण में उतारना, ये दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए इस टॉपिक का महत्व है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपके अंदर क्या वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ या फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जो एक आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हैं, ठीक है। साथ में बड़ा ही मजेदार टॉपिक आता है एथिकल डिलेमास का, यानी कि जब आप एक ब्यूरोक्रेट होते हैं तो देखिए आपके अंदर कुछ पर्सनल वैल्यूज़ भी होंगी और कुछ आपके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स भी होंगे। पर्सनल वैल्यूज़ का मतलब है मैं एक पर्टिकुलर धर्म से आता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर समाज से आता हूँ, तो उसी समाज का हिस्सा होते हुए अपने इनिशियल सोशलाइजेशन में मेरे अंदर बहुत सारी वैल्यूज डेवलप हुई होंगी। लेकिन जब मैं ब्यूरोक्रेसी में जाता हूँ तो मुझे एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्राह्मण हूँ, अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन जब मैं नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए मेरी पोस्टिंग हो जाती है अचानक से, और वहाँ पर मैं किसी पब्लिक इवेंट में अटेंड कर रहा हूँ और मुझे वहाँ के ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम करना है सोसाइटी में। अब वो लोग पता चला चींटियों का अचार बनता है, आपको पता है, ठीक है, बहुत सारी झारखंड और वहाँ अभी तो रिसेंटली GI टैग भी मिला उड़ीसा की एक चींटियों की चटनी को, ठीक है। अब वो चींटियों की, बरइयों की चटनी बना के लाते हैं, कहते हैं सर खाइए ये। अब यहाँ मेरे आगे एक एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाती है कि यार मैं बेसिक मूल्य से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो ये तो बहुत ही छोटा मैंने एथिकल चैलेंज बनाया। एथिकल डिलेमा बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल वैल्यू सिस्टम हो सकता है लव पे बेस्ड हो, मैं समाज में प्यार चाहता हूँ, ठीक है, हर कोई वो रहा है। लेकिन वही मुझे पता चलता है कि मेरे ही घर में कोई जो है मेरी सिस्टर हो सकती है, कजन हो सकती है, वो कोई इंटरकास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिज करने जा रही है। तो भले ही मेरे अंदर वैल्यूज़ कुछ और हूँ, लेकिन जब वो व्यक्तिगत तौर पर मैं सामना करता हूँ तो वहाँ पे एक वैल्यू कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऑनर का, फैमिली ऑनर का। तो ये सारे एथिकल डिलेमास हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक पैट्रियार्कियल फैमिली में पला बड़ा हूँ, मेरे अंदर कुछ पैट्रियार्कियल मूल्य हूँ, लेकिन मैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में गया हूँ तो वहाँ मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का पालन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो आपके रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट चले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट में चले जाते हैं। वैल्यू जब हम पढ़ेंगे तो हम रिलीजियस वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दोनों पढ़ेंगे, यानी जो आपकी धार्मिक मूल्य है वो संवैधानिक मूल्यों के अगेंस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि जो धार्मिक मूल्य हैं वो स्टेटस को से आते हैं, इसमें चेंजेस का कोई प्रावधान नहीं होता है, ये हाईली रिजिड होते हैं, ये कास्टिज्म, सोशल हायरार्की पे बेस्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी की बातें करती हैं, तो इसमें बहुत बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। जैसे आपने पता ही होगा आपको, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी को जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर आर्मी को भेजना पड़ा था। वहाँ पे आपको पता है मैसेकर हुआ था, गोलियाँ चली थी, लोग मरे थे वहाँ पे, जिसके चलते बहुत से लोगों के रिलीजियस वैल्यूज वायलेट हो गए थे। इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे काम कर रही थी, उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी? इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा, टेररिज्म से, रेडिकलाइजेशन से पंजाब ग्रसित था, तो उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए उन्होंने रिलीजियस वैल्यूज़ का वायलेशन किया। लेकिन लोगों की रिलीजियस वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसी के चलते बाद में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। तो ये सारी डिलेमाज एक पॉलिटिशियन को, एक ब्यूरोक्रेट को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के कॉन्ट्रडिक्शन से आता है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका एटीट्यूड, जो हम आगे पढ़ेंगे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सिलेबस इन द फर्स्ट लेक्चर, सो नथिंग टू वरी। बहुत ईजी वे में समझिए, एक बार ये आपको क्लियर हो गया तो आपको आने वाले मॉड्यूल में, आने वाली क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इनसाइड आपको बताता चल रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड कई बार आपने सुना होगा, यार फलानी लड़की बहुत एटीट्यूड दिखाती, फलाना लड़का बहुत एटीट्यूड दिखाता है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अलग एटीट्यूड से आते हैं, बढ़िया गाड़ी से आते हैं कोचिंग में, बढ़िया मतलब अच्छे से कपड़े पहन के, और वो क्या बोलते हैं, वो चश्मा लगा के आते हैं, ऐसे कपड़े, ऐसे परफ्यूम यूज़ करते हैं। एटीट्यूड ये नहीं होता है। एटीट्यूड का एथिक्स में कुछ और मतलब है। एटीट्यूड इज नॉट अबाउट द मनी, स्टेटस और द सोशल प्रिविलेज। एटीट्यूड इन एथिक्स रिलेट्स मोर टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ओके। किसी एक चीज़ को लेके आपके मन में लाइक हो सकती है, यानी पसंद हो सकती है, किसी एक चीज़ को लेकर नापसंद हो सकती है। जैसे, और ये चीज़ें एटीट्यूड कहाँ से डिटरमाइन होती हैं? आपके वैल्यूज़ से।
मूल्य से, इसीलिए मैं वैल्यूज़ को अलग से पढ़ाता हूँ। मैंने कहा नहीं आपका, जब मैं इन्होंने वैल्यूज़ देखी उसी में घुसेड़ दिया हर जगह पे। जो मैंने मॉड्यूल आपका प्रिपेयर किया वहाँ पे, और या मैंने जितनी भी बुकें लिखी उसमें वैल्यूज़ को मैंने चैप्टर ही अलग बना दिया, इसीलिए ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो आपके वैल्यूज़ या मूल्य होते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके रिलीजन से आ रहे हैं, यानी कि धर्म से आ रहे हैं, समाज से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं, आपके परिवार यानी कि फैमिली से आ रहे हैं, आपके देश के लीगल सेटअप से आ रहे हैं, यानी लॉज से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कस्टम्स होते हैं समाज में, सोशल नॉर्म्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते कुछ मूल्य आपके अंदर विकसित होते हैं, और ये मूल्य आपके एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे कंपैशन, लव फॉर लाइफ, ओके, लव फॉर लाइफ का मतलब होता है चाहे वो जीवन हो या इंसान हो, दोनों के ही जीवन को बराबर महत्व देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं किसी की हत्या में बिलीव नहीं करता हूँ, चाहे वो इंसान की हो जानवर की हो। इसीलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। इट इज़ अदर देन द रीज़न कि मुझे कोई रिलीजियस एम्बार्गो है या कुछ है, मुझे बस पसंद ही नहीं है, मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग मेरी हुई है। तो इसने कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक लाइक और डिसलाइक को डेवलप कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एटीट्यूड क्या है कि जो मेरे अंदर एक वैल्यू डेवलप हुई फॉर, हम बुद्धिज्म से एक वर्ड लेते हैं, वहाँ पर एक वर्ड होता है नॉन वायलेंस। ठीक है, आई एम अगेंस्ट नॉन वायलेंस। आज तक मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं हुई है। मैं टाल ठोके, हाँ वर्बल हो सकती है लेकिन हाथापाई नहीं हुई है। खून खच्चर तो निकाला ही नहीं कभी किसी का, और ना कभी भविष्य में निकालूंगा। मुझे लिटरली खून से एलर्जी है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि मैंने सीडीएस वगैरह सब क्लियर किया, फिर मैंने छोड़ दिया। द रीज़न वॉज दैट नो डाउट माई प्रोफेशनल एथिक्स वुड हैव रिक्वायर्ड मी टू शूट समवन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ माई कंट्री। बट द थिंग इज दैट मेरे जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लाइफ के लव में बिलीव करते हैं। तो चाहे वो अपना जीवन है किसी और का जीवन, मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी ये करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, एटीट्यूड हर किसी का अलग हो सकता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ माई एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस आई हैव डेवलप्ड अ लाइक टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग द लाइफ एंड अ डिसलाइक टुवर्ड्स द नॉन वेजिटेरियन फूड और किलिंग समवन। अब आप समझे एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल लाइक या डिसलाइक, और यही एटीट्यूड आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। मान लीजिए आप एक ऐसी सभा में बैठो, जैसे मुझे अल्कोहल नहीं पसंद है, रीजन बीइंग दैट कि मेरा एक वैल्यू सिस्टम है कि आदमी का कंसाइंस में रहना बहुत जरूरी है, कॉन्शियसनेस में रहना जरूरी है। जब वो आदमी अपना कॉन्शियसनेस खो देता है तो कई बार वो उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैन और वुमन में एक डिफरेंस पता है कि मैं एक लड़कों के साथ बैठा हूँ और एक लड़कियों के साथ बैठा हूँ। अगर मैं अपने होशो हवास में, मैं अपनी जबान को हमेशा कंट्रोल में रखूंगा। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकर्स को देखा है जिनकी भीड़ में, जैसे क्लासिक एग्जाम्पल नीतीश कुमार का है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बोल रहे हैं, वहाँ पीछे कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बैठी थी और वहाँ से सेक्स एजुकेशन की बातें हो रही थी, और उन्होंने इतने गंदे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया है कि शर्म आती है कि वो आदमी सीएम है। मतलब मुझे उनसे कोई पर्सनल पसंद नापसंद नहीं है, बट वो हाईली कंट्रोवर्शियल हो गया था। आप एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करें? वो एक चुनावी रैली नहीं है, आप एक असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका वैल्यू सिस्टम कुछ रहा होगा, जवान पे कंट्रोल कुछ लोगों को नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, कॉन्शियसनेस, चेतना सबकॉन्शियस माइंड की और उसकी, और मेरा मानना है जो अल्कोहल होती है या किसी भी तरह का ऐसा नशा होता है, ये आपकी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है। तो मान लीजिए मैंने हल्का सा पैक चढ़ा लिया, मैंने नशा कर लिया, और मैं पब्लिक प्लेस पे जाके या किसी पार्टी फंक्शन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अब मैं ये नहीं देखूंगा वहाँ आदमी खड़े हैं, औरत खड़े हैं, और मैं गालियाँ देना शुरू कर दूंगा, मैं कुछ ऊट पटांग बात कर दूंगा। अब बात को समझ रहे हैं? तो यही एक रीजन है कि आई एम हैविंग अ डिसलाइक फॉर अल्कोहल बिकॉज इट मे लीड टू इंटॉक्सिकेशन एंड लूज ऑफ माइंड कॉन्साइज और माई माइंड ओवर माई वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, मेरे एक्ट्स, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि रात भर दारू पीते हैं, यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, सुबह उठ के भाई सॉरी कल मैं नशे में था। तो क्यों ही ये काम करना? अब आप समझ गए एटीट्यूड का यहाँ पे मतलब क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब यही है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, द फंक्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में शो होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नॉनवेज से डिसलाइक है, तो अगर किसी ऐसी जगह पर नॉनवेज खाया जा रहा होगा, बन रहा होगा, तो मैं वहाँ से उठ के चला जाऊँगा, तो वो मेरा बिहेवियर है। एटीट्यूड क्या था? मेरा डिसलाइक था। मैं सही या गलत यहाँ देखिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टॉपिक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है आप अपने आईक्यू का प्रयोग करके अपने ईक्यू को कैसे रेगुलेट। When we are talking about emotional intelligence, we are talking how your IQ is regulating your EQ, यानी जो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। आपने आईक्यू वर्ड सुना होगा कई बार कि फलानी लड़की है, फलाना लड़का, उसका आईक्यू आइंस्टाइन से ज़्यादा है या वो है। आईक्यू का मतलब है आपकी बेसिक न्यूमरेसी वगैरह क्या है, नंबर सिस्टम पे आपकी कितनी कमांड है, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आती है, आप खटाक से उसका सॉल्यूशन कैसे बता देते हैं। आपने सुना होगा एक बी कॉम्पिटिशन करके होती है यूएस में, स्पेलिंग मतलब आपको स्पॉट करनी होती है। ठीक है, राइट स्पेलिंग वगैरह, तो ये आपके आईक्यू को डिटरमाइन करती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डिटरमाइन करती है। ये क्वान्टिफाई किया जा सकता है। इंटेलिजेंस तो होता है, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का एक पेपर देता हूँ, उसमें मैं 100 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल राइट टू जो कंटेस्ट इन इलेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि लीगल राइट है कि एक स्टेट्यूटरी राइट है। इस तरह के छोटे छोटे से प्रिलिमिनरी के मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, ऑप्शन के साथ दे देता हूँ, जैसे प्री के पेपर में आपके आते हैं। और बेस्ड ऑन योर रिजल्ट आई विल प्रिपेयर अ रैंक वाइज चार्ट टू डिटरमाइन कि उस क्लास में कितने बच्चों का आईक्यू क्या है। तो मैंने कहा नहीं, क्वांटिफाई करना बहुत आसान है, मार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं इमोशंस की बात कहूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी के अंदर इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा है या कम है?
इमोशंस को तो आप कभी क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंटेलिजेंस को भी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप करने लगे तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो छोटे पर मुर्गियों के अंडों पर बैठ जाया करते थे, आपको पता ही है। वो इतने मंदबुद्धि हुआ करते थे, उनका कोई स्कूल एडमिशन लेने को तैयार नहीं था, और वही आदमी आगे चल के बल्ब बनाता है, कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। नो डाउट उनके टेस्ला से जो भी मतभेद रहे हों। महत्वपूर्ण ये है कि इंटेलिजेंस को भी आइंस्टाइन को भी बहुत ही उन्होंने सब्जेक्टिव व्यूज दिए इंटेलिजेंस को लेकर। हमारी बात यह है कि हम अपने इंटेलिजेंस का यूज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कैसे कर सकते हैं, ये आप इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं थोड़ा सा आपको इंसाइट देने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी यूटिलिटी क्या होती है और क्यों ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, सुबह सुबह आपको ऑफिस निकलना है। अब आप उठते हैं सुबह सुबह और आपकी जो वाइफ ही हैं उनसे आपका झगड़ा हो जाता है। वो कह देती हैं कि भैया तुमसे रात में सब्जी लाने को बोला था, तुम लाए नहीं, तुम तो अपने काम में ही बिजी हो, शादी से पहले तुम अलग थे, अब तुम बदल चुके हो। तो बदल तो जाएगा ये आदमी, बदल इसलिए जाएगा, उस पर पूरे जिले की जिम्मेदारियां पहले से तुम्हारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। और ये उल्टी भी सिचुएशन हो सकता है कि वाइफ जो हो वो एक आईएएस या आईपीएस हो और उसका पति घर पे निठल्ला बैठा हो, ठीक है, कुछ ना करता हो या कोई ऐसा काम करता हो जो सिविल सर्विस से रिलेटेड नहीं, राइटर हो या थिंकर हो, कुछ भी हो, मैं कहता हूँ। अब वो अपनी वाइफ से कंप्लेन कर रहा है कि यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ डोमेस्टिक वाइफ, जैसे बाकी घरों में होता है। तो वाइफ कहेगी या तो मैं बाहर संभाल लूँ या घर संभाल लूँ, दोनों चीज़ नहीं मैनेज हो पा रही। अब सुबह सुबह इन दोनों का झगड़ा हो गया। उसी माइंडसेट में ये आदमी जो है, आदमी औरत, ये ऑफिस चला जाता है और वहाँ पे उसका सबॉर्डिनेट खड़ा था, वो उसको सैल्यूट करता है और वो सैल्यूट का जवाब नहीं दे रहा है। अंदर गया, वहाँ पे फाइलें पड़ी हुई थी, अंबार लगा था, सेक्रेटरी आता है, मतलब उनका जो भी असिस्टेंट होता है, वो कहता है सर एक पॉलिटिशियन ने ये हमको भेजा हुआ है, आपको साइन करना है। आप उठा के फाइलें उसके मुंह पे मार देते हैं। कोई पॉलिटिशियन आया है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये काम करना है, वो काम करना है, आपने कितना काम किया, कुछ भी आपसे वो ले रहा है। आप कहते हो दिमाग मत खराब करो, बाहर जो बाद में मत करते हैं। दो कौड़ी के आदमी चुन के आगे हो, तुम्हारा कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, दो कौड़ी का तुम्हारी औकात नहीं, मतलब आप अपने घर की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने लगते हैं। कल को क्या होगा, आप इंक्वायरी बैठ जाएगी, कोई या तो सबॉर्डिनेट कंप्लेन कर देगा या सीनियर आप पे एक्शन ले लेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि आप अपने पर्सनल इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप नहीं होने दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप भी आते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप भी आते हैं। फिर आप आगे देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टॉपिक आपका है एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाउंडेशनल वैल्यूज से ऐसी अलग कैसे होती हैं। एप्टीट्यूड यहाँ क्या है, क्या ये एटीट्यूड है या एटीट्यूड से अलग है। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कई बार, कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरी जो न्यूमेरिक एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, मैं नंबर लिखे देखता हूँ, है ना, और उनके बीच में मैं एक रिलेशनशिप बनाने में सामर्थ्य हूँ। आपने बैंकिंग पीओ और ये क्लरिकल वगैरह का एग्जाम या क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आपने सीसेट वगैरह देखा होगा, वहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, इस टाइप के मिलते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें गिनो कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, मतलब इस टाइप के फालतू के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक कर रहा होता है, आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को चेक कर रहा होता है। वो ये चेक कर रहा होता है कि कल को आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आपके सामने बहुत सारा रॉ डेटा सामने आएगा, ठीक है, मतलब कहीं पर जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, आपको सेंसस ऑफिसर बनाया गया होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप उसको बहुत ही जल्दी वे में समझ कितनी जल्दी सकते हैं, उसको 4-5 पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका दिमाग कैसे काम करता है उसको जज करता है। ये होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। कुछ लोगों का आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, दे आर नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट उनका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे आप देखेंगे मेरी हैंडराइटिंग कोई बहुत आपको खास नहीं लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता ज़्यादा तेज हूँ, लिखता थोड़ा स्लो हूँ, तो कई वजह से मिसमैच हो जाता है। मतलब जो भी रीज़न हो, कुल मिला के मेरी मतलब जब मैं अपने लिए लिख रहा होता हूँ तो राइटिंग इज एंटायरली डिफरेंट, बट जो कुछ पढ़ाते हुए या कुछ बोलते हुए लिख रहा होता हूँ तो वो थोड़ा सा राइटिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन जो आर्टिस्टिक नेचर का आदमी होगा, ठीक है, उसके अंदर आप कई लोगों की देखेंगे उनकी हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर होती है, ठीक है, उनकी हो सकता है मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी ना हो। आपने डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग देखी है, ऐसे लिख देंगे और वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आपको दवा बता भी देगा आपको। तो ये एक एप्टीट्यूड होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी एक चीज़ को लेके। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपके अंदर सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड होने का मतलब है कुछ ऐसी क्वालिटी जो किसी चीज़ के लिए इंट्रिंसिक होनी चाहिए। जैसे एक बैंकर बनना है आपको, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सिंगर बनना है, आपको एक डांसर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, क्रिएटिविटी में जाना है, तो आपकी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आपके अंदर कौन सा एप्टीट्यूड होना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे इंपार्शियलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप होनी चाहिए, भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए, आपके लिए सब लोग बराबर होने चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए पब्लिक सर्विस के लिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी कंपैशन होना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, एपैथी आपके लिए होनी चाहिए, सॉरी एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, एपैथी तो उल्टा हो जाता है। तो ये सब एप्टीट्यूड होते हैं आपके अंदर, मतलब इंट्रिंसिक क्वालिटीज टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर्स एंड मोरल थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड डबल, हमने पहले भी देखा था, ठीक है। और लास्ट जो आपका टॉपिक आएगा एज पर योर सिलेबस, केस स्टडीज बेस्ड ऑन ऑल द अबव केसेस, यानी जितना भी हमने पढ़ा उस पर बेस आपको पता है, केस स्टडीज कुछ होती हैं। जैसे कल को मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर बनकर कहीं पे पोस्टेड है, आपकी एक छोटी बेटी है जिसके दिल में छेद है, आपकी एक बूढ़ी बीमार माँ है, पिताजी का इलाज चल रहा है। अब आप जिस सिटी में पोस्टेड है वहाँ पर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बेटी के इलाज के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए, बीबी की शॉपिंग के लिए, माँ बाप के इलाज के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। इसी बीच में कोई पॉलिटिशियन या कोई कॉर्पोरेट आपको कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि सर ये टेंडर पास कर दीजिए। आप कहते हैं कि सर ये मेरी पर्सनल वैल्यूज और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जाता है, आप मुझसे करप्शन करवा रहे हैं पैसे देके, ये टेंडर पास करा के, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अब वो पॉलिटिशियन या कॉर्पोरेट आप एक दबाव बनाने की कोशिश करता है, वो कहता है करवा दो वरना तुम्हारी ऐसी पनिशमेंट पोस्टिंग करूंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे गांव देहात में तुम्हारी पनिशमेंट पोस्टिंग कराऊंगा, बिल्कुल रूरल बीहड़ एरिया में भेज दूंगा जहां तुमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, इलाज कराना तो छोड़ दो। अब आपके आगे यहाँ पे एक एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कि आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स से अवॉइड करते हुए
करप्शन, भले ही आप उससे पैसा ना लें, ठीक है, लेकिन उसका काम कर दें, उसका टेंडर पास कर दें, ताकि आपकी बेटी और बूढ़ी माँ का इलाज हो सके, आपकी बीबी की शॉपिंग वगैरह हो सके, वो भी एक, वरना आपका घर टूट जाएगा। अब आप ऊट पटांग जगह पे आपकी पोस्टिंग हो गई, वो भी बेचारी परेशान हो रही है, आप भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, उसको कोई एस्थेटिक एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, बच्चों को घूमने की जगह नहीं मिल रही है, और रूरल पोस्टिंग बड़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है, कहीं पिछड़ी जगह में कहीं भेज दिया गया, अजीब से लोग हैं वहाँ पे, मान लीजिए, बहुत परेशानी आपको हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे? तो इस टाइप की केस स्टडीज बहुत सारी बनाई जाती हैं, जहाँ पे आपका जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, वो आपके प्रोफेशनल एथिक्स के चैलेंज में आ जाता है। तो उन डिलेमास को हम कैसे फेस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के होते हैं, उन्होंने ये टॉपिक्स आपके लिए हैं। अब इसमें एक दिक्कत आपने देखी होगी कि इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंदर चीज़ें या तो रिपीट हो रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। उसके लिए हमने आपकी क्लास सीरीज़ के लिए एक लेक्चर प्लान बनाया है, ये मैं आपको बहुत जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर 1 घंटे से ऊपर हो गया है, ठीक है, और मैं कोई भी लेक्चर 1 घंटे से ऊपर नहीं रखूँगा। आज का इंट्रोडक्टरी इसलिए जा रहा है। तो एथिक्स का जो सेशन मॉड्यूल प्लान है आपका, उसमें हम पहला मॉड्यूल लेंगे एथिक्स का, इसको मैं 2 to 3 क्लासेज में वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टोटल आपके एथिक्स में अराउंड 30 to 35 क्लासेज रहेंगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर आप लोग बोलेंगे तो बढ़ भी सकती हैं, और आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं कम भी कर दूंगा। तो पहला मॉड्यूल एथिक्स से डील करेगा, दूसरा मॉड्यूल आपका मोरालिटी, ये दोनों ही नैतिकता से डील करते हैं। थोड़ा सा एक अंतर है, बेसिकली कंसाइंस का, कुछ चीज़ें आपके अंदर से आती हैं, कुछ चीज़ें आपके ऊपर बाहर से थोपी जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लास में, मतलब ओवरऑल इट विल टेक हार्डली 3 to 4 क्लासेस फॉर मी फॉर कंप्लीटिंग द 2 मॉड्यूल्स। तीसरा मॉड्यूल आपका एथिकल थ्योरी से डील करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत क्लैरिटी दिख रही होगी टॉपिक वाइज, है ना, मिक्सअप नहीं है चीज़ें। एथिकल थ्योरी से मतलब है आपने एथिक्स पढ़ लिया, आपने मोरालिटी पढ़ ली। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आज तक भारतीय और जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एथिक्स की कौन कौन सी थ्योरी दी है। तो अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सुकरात, वी विल मूव टू प्लेटो, वी विल मूव टू अरिस्टोटल, और भी जो हुए हैं जैसे रोशियो वगैरह ने भी बहुत कुछ सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बोला है, इमैनुअल कांत को डिटेल में पढ़ेंगे, इवन टिल अमर्त्य सेन, बी आर अम्बेडकर ऑल्सो कुड बी इंक्लूडेड, सॉरी अमर्त्य सेन ये लोग इंडियन में आ जाएंगे। और इंडियन की जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बुद्ध, आपको यहाँ महावीर स्वामी, आपको गुरु नानक, भक्ति मूवमेंट के कुछ सेंट्स लिए जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको मॉडर्न थिंकर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एथिकल थ्योरीज में पढ़ेंगे, जो बड़ी बड़ी थ्योरीज होती हैं, साथ साथ में थिंकर्स और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। वैल्यूज़ यानी कि मूल्य, इसको मैंने रखा, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। इसमें रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरी दुनिया में एक रूप से लागू होती हैं, और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ द वैल्यूज़, उनके इंप्लीकेशन क्या, उनके सोर्सेज क्या। इसी वैल्यूज़ में बहुत बड़ा टॉपिक आता है रोल ऑफ 3 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया, तो ये इसी टॉपिक में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स, इसको मैंने 8वें मॉड्यूल में डाला है, क्योंकि उससे पहले आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। एक मॉड्यूल आपका इंटीग्रिटी का रहेगा, सत्यनिष्ठा का, और उसी के जस्ट बाद में आपको पढ़ाऊंगा प्रॉबिटी, और ये बहुत छोटे टॉपिक है। प्रॉबिटी थोड़ा सा बड़ा है, बट इंटीग्रिटी तो बस इतना कि कंपैरिजन करनी कि ऑनेस्टी से अलग कैसे, और प्रॉबिटी आपको बता दी थी संस्थाओं में, ठीक है, डिटेल में। फिर एक मैंने मॉड्यूल आपके लिए ऐड किया है इमर्जिंग नोशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक चॉइस अप्रोच। अभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा, या जो पबैट के विद्यार्थी हैं उनको पहले से पता होगा क्या होती है पब्लिक चॉइस अप्रोच। व्हेन देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स इन द मार्केट क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से स्टेट मोनोपोली कम होती है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक चॉइस अप्रोच में करेंगे। यहाँ पे एथिक्स कैसे एप्लीकेबल है, और क्या रीजन है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम एथिक्स के अंदर में पढ़ना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट ARC टू योर सेकंड ARC, और फिर दिस वीरप्पा मोइली वाली जो भी बनी थी, और पहले आपकी पता ही आपको हनुमंथैया की और मोरारजी देसाई वाली थी, और इसके साथ में पुंछी कमीशन है, अलग कमीशन, जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कमेटी आई हैं, इनफैक्ट नोलन कमेटी को भी हम पढ़ लेंगे इसमें, जो फॉरेन में भी कुछ कमेटियां बनी थी। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है, ये दोनों अलग कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आखिरी मॉड्यूल आपका केस स्टडीज़ करूँगा। केस स्टडीज़ का मतलब है सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैं 5 से 6 केस स्टडीज़ लूँगा। और क्यों 5 से 6 लूँगा, उसका रीज़न है कि ब्रॉडर सेग्रीगेशन वही है, कुछ एथिकल डिलेमा के केस होते हैं, कुछ वैल्यू कन्फ्लिक्ट की केस स्टडी होती है, जैसे एक एग्जांपल आपको लेके बताया था, और उसी के बेसिस पे मैं आपको 5 या 6 मॉडल केस स्टडी पढ़ाऊंगा, जो इस साल 2025 का जो पेपर होने वाला है उसमें पूछी जा सकती हैं, बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट वाज योर सेशन लेक्चर प्लान। आई गेव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट ऑन लाइक अवर मॉड्यूल्स, जिसमें हम क्लास को अप्रोच करने वाले हैं, और इसके साथ साथ में जो आपकी सिलेबस थी हमने पूरी डिस्कस कर ली है। तो आई होप यू विल फाइंड दिस क्लास इंटरेस्टिंग, और हमारी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी कल से, मतलब आपके जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ से मॉड्यूल 1 से शुरुआत करेंगे। तो ये आपको मैं कैप्शन में भी मेंशन करूंगा, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है, जिसका एक ही रीज़न था, आप कहते नहीं कोई युद्ध में उतरने जा रहे हैं, तो पहले ये तो जान लीजिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हर चीज़ आपको नहीं पढ़नी होती, आपको दर्शन शास्त्र, आपको ओशो नहीं बनना है, ठीक है, उसके लिए जीवन आपका लग जाएगा उतना पढ़ने में। आपको जिस्ट पढ़नी है, आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होती हैं, किस वे में आपको आंसर लिखना है। एक चीज़ और आपको और बताना चाहूँगा, मेरे क्लास लेने का तरीका ये है, ठीक है, कि मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ उसके बीच बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता जाता हूँ, ठीक है। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूँगा आपको वो क्वेश्चंस देने की, ठीक है,
तो आप या तो उन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इनके टेलीग्राम चैनल पे हम उन क्वेश्चंस को पुट भी कर देंगे, लिख के आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, क्योंकि यहाँ आंसर राइटिंग चल रही है और मैं सर से बात कर लूँगा, जो डायरेक्टर सर हैं, अनुज सर हैं वो आपको जो भी होगा मतलब वो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो एथिक्स की क्लासों के जो भी आंसर राइटिंग होगी, आपका जो भी मतलब माध्यम होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, किस तरीके से आपको आंसर सबमिट करने हैं, और वो मैं ही इवैल्यूएट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर है, मुझे पता चले आप इम्प्रोवाइजेशन क्या है। और क्योंकि ये एक ऑफलाइन क्लास नहीं है तो मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ, आप मेरे सामने नहीं है, तो मुझे नहीं पता चलेगा आपकी क्या डाउट्स या क्वेरी हो रही हैं किसी क्लास को लेके। तो प्लीज़ क्लास को अटेंड करते हुए आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे फीडबैक दे सकते हैं। आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल गो थ्रू दोज कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू इनकलकेट योर वट एवर द आई मीन थिंग्स यू आर सजेस्टिंग, या कोई भी आपकी क्वेरी है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी proceeding with our modules on the ethics series. Okay, so best wishes to you and I hope to see you tomorrow. Thank you so much.